करना मुझे। हाँ शालिनी, समन्विता, जस्ट मुझे एक बार कंफर्म करना। मैसेज गया क्या आप लोगों के पास? हेलो। यस सर। ओके। अच्छा चलो सर स्टार्ट करें। हाँ अच्छा देखो, ये फ्राइडे वाला जो क्लास है, नॉर्मली हम इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट एंड उसके अंदर जनरल नॉलेज का भी डिस्कशन कर लेते हैं, और साथ में आपका इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो वाला पार्ट है ना, मतलब इट्स लाइक मैं इतना बोल सकता हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड जो एरिया है, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड जो एरिया है, वो मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा टॉपिक है सीएस एंट्रेंस के लिए, ये वाला टॉपिक मतलब किस तरह से कनेक्टेड है आप लोगों के साथ, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस क्लास में अब नॉर्मली मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को ही डिस्कस करता हूँ। लॉ का एक अलग क्लासेस होता है, लेकिन अभी मैं लॉ का क्लास कुछ दिन थोड़ा मतलब स्पेसिफिकली क्लास बंद रखा, तो मैं इसी क्लास में जरूरत पड़ने से कभी कभी लॉ लूंगा। अभी जनवरी के मिडिल से फिर से मैं लॉ का क्लास अलग से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद में लॉ को स्पेशली स्टार्ट करूंगा, लेकिन बीच बीच में मैं यहाँ पर भी आपको लीगल मैटर बताऊंगा। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना आपको मैं बताता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट है और उसको क्या क्या किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो मैं स्क्रीन शेयर किया और मैं आप लोगों को दोनों को समझाता हूँ। देखो एक बार, समन्विता को भी शालिनी को भी, ठीक है। आप लोग एक बार देखो कि सर क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना पड़ेगा और आज क्या पढ़ेंगे। ऐसे आज तो मैं आप लोगों के साथ एंटरप्रेन्योरशिप का चर्चा करने वाला हूँ। अच्छा सर देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पर मैंने कुछ किताब यहाँ पर गोला कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर है कि नहीं? यस सर। है ना। देखो सर, तो क्या क्या टॉपिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख सकते हो बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब ये बेसिकली इंग्लिश का एरिया है। रौनक भैया इसका क्लास लेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा कब से ये बिजनेस कम्युनिकेशन या इंग्लिश क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आप ऑलरेडी मैम के पास लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर चुके हो, है ना सर। अच्छा, ये लीगल एप्टीट्यूड क्या है सर? दिस इज अ लॉ पार्ट, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, ठीक है, दिस इज अ लॉ पार्ट। तो ये स्पेसिफिकली मैं स्टार्ट करूंगा, बट जब तक मैं इसका स्पेशल क्लास नहीं देता, ठीक है, तब तक मैं ये फ्राइडे वाला क्लास में आप लोगों को लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस करना चालू कर दिया, ठीक है। इकोनॉमिक्स जैसे वेडनेसडे को चल रहा है। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट नॉर्मली मैं फ्राइडे वाला क्लास में इसी टॉपिक को कराता हूँ, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज भी मैं वही कराऊंगा सर। बिजनेस एनवायरनमेंट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स का ही पार्ट बोल सकते हो, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे आप लोगों को मैं लास्ट दिन इकोनॉमिक्स क्लास में समझा रहा था ना, इसीलिए मैं सोचा कि ये टॉपिक करेंटली आपको समझा रहा था कॉस्टिंग में, मतलब थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन में, तो क्यों ना ये एंटरप्रेन्योरशिप एरिया आपके साथ एक बार डिस्कस कर लिया जाए। तो क्या आप लोग को याद है सर एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? हाँ सर, याद है कि नहीं, बोलो। किसको कहेंगे एंटरप्रेन्योर यस सर। शालिनी? किसको कहेंगे एंटरप्रेन्योर? बोलो सर, जो याद सर है वो बोलो। सर सर जिसका फॉर्म हो, जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो। हाँ वेरी गुड सर, मतलब जो रिस्क उठा के बिजनेस करते हैं वो, ठीक है, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है ना सर, कि अगर जैसे हमारे देश में बिजनेस बनेगा तो उसका सबसे बड़ा मतलब भागीदार कौन है, मतलब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? जो बिजनेसमैन है उसका, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज फुल्ली डिपेंड ऑन बिजनेसमैन, एंड बिजनेसमैन का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में? एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो वही एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, कि और कितना एंटरप्रेन्योर चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए आपके लिए क्या योजना बनाया है, ठीक है, क्या सोचता है, ठीक है। और इसके साथ डिपेंड करके देश का जीडीपी, देश का इकोनॉमिक कंडीशंस, एवरीथिंग कैसे डिपेंड करता है। तो वो रहेगा आज का चर्चा। इसके अलावा ऐसे चर्चा के बीच बीच में हम लोग करंट अफेयर्स का भी चर्चा करते जाएंगे, ठीक है सर। मतलब ऐसे तो करंट अफेयर्स का नोट शेयर करूंगा आपसे, बट करंट अफेयर्स क्या है, जो डे टू डे हमारे लाइफ में हो रहा है, स्पेशली इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सभी चीजों के साथ आपको अपडेट होना। तो ये जो चारों इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का मतलब गाइडेंस मैट है ना सर, ये गाइडेंस मैट तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ हम लोग की तरफ से जो नोट्स है, जो मैम आप लोगों को क्लास में सॉल्व कराते हैं, और मैं जो आपको क्लास में पढ़ाता हूँ, या फिर जो नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, ये सारा चीज आपको ये किताबों के साथ साथ पढ़ना भी पड़ेगा। मतलब ये तो पढ़ना ही है, इसके साथ साथ आपको जो नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा उसको भी आपको रेडी करना है। और उसके साथ जैसे आप लोगों को मॉक टेस्ट भी रेडी हो जाएगा,
तो आप एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाओगे। ओके, ये नोट्स मैट नहीं है आप लोगों के पास, मैं शेयर कर लूंगा आज, ठीक है? समझ में आया सर? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ? ओके सर, ओके चलो फिर, तो फिर मैं आप लोगों को जो बता रहा था वही मैं आज पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा सर? एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो के बारे में बात करूंगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग आदित्य। Good morning, sir. Sorry for being late. লেট তো বটেই, তার সাথে সাথে তুই আজকাল খুব ক্লাসও মিস করছিস। স্যার অফলাইন কলেজ শুরু হয়ে গেছে তাই। এবারে বসবি না নাকি জানুয়ারিতে? না স্যার বসবো, প্রিপারেশন নিচ্ছি আমি। প্রিপারেশন নিচ্ছিস তো? না আমি তো, আমাকে তো মক টেস্ট একটাও দিচ্ছিস না, মক টেস্ট একটাও সাবমিট করছিস না আমাকে, আমি বুঝবো কি করে? আমি আজকে কালকের মধ্যে যতটুকু পারবো আমি করে পাঠিয়ে দেবো স্যার। না পাঠালে তো আমি বুঝতে পারছি না কি প্রিপারেশন নিচ্ছিস কি নিচ্ছিস না। আমি কবে পাঠিয়েছি, 4-5 খানা মক পাঠিয়েছি, এখনো একটা মকেরও আমি আনসার পাইনি। আনসার পাঠাবি, আনসার শিটটা একটু চেক করবি, কতগুলো ঠিক হচ্ছে বলবি আমাকে, তবে তো আমি বুঝবো কি কতটা কি হচ্ছে। আমি বুঝতে পেরেছি কলেজ স্টার্ট হয়েছে বলেই প্রবলেমটা হচ্ছে, সেটা আমি বুঝতে পারছি। ঠিক আছে দেখ, আজকে একটা টপিক করাচ্ছি তোদেরকে, আমি এমনি বলেছি টপিকটা আগে, এন্টারপ্রেনিউরশিপের ব্যাপারে কথা বলেছি কিন্তু ডিটেলসটা বলিনি, কিন্তু আজকে আমি একটু এন্টারপ্রেনিউরশিপটা বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? বুঝতে পারলি? यस सर। देखो ये इकोनॉमिक्स का एरिया, हम तो मैं वेडनेसडे को चर्चा करता हूँ, यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स। इकोनॉमिक्स नहीं सर, हमें बात करना है आपसे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ये नेशनल इनकम के बारे में बाद में चर्चा होगा, जिन लोगों का हो गया ठीक है। ये मैथ में शेयर कर लूंगा जिन लोगों के पास नहीं है, हाँ डोंट वरी। कहाँ चला गया सर एंटरप्रेन्योरशिप? आई थिंक यहीं पर होगा। यस, दिखाई दे रहा है क्या? बोलो, दिख रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप लोगों को स्क्रीन में? हेलो? यस सर। ओके सर। तो सर आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है सर, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है वो तो समझते हैं कि बिजनेस अगर कोई रिस्क लेके करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके करते हैं, एडवेंचर की तरह करते हैं। सर बिजनेस करना एडवेंचर है, क्या बोलते हो? बताना सर, क्या बिजनेस को एडवेंचर बोल सकते हैं? सर हम लोग एडवेंचर का क्या मतलब समझते हैं आमतौर पे? इन कॉमन सेंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवेंचर? हाँ बोलो ना, कॉमन सेंस में एडवेंचर का क्या मतलब होता है? जो समझ आता है बोलो, समन्विता बोल। इन कॉमन सेंस एडवेंचर क्या होता है? और मैं आपको यहाँ पर बिजनेस को एडवेंचर कह दिया, बोलो ना एडवेंचर का क्या मतलब होता है? सर मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, एडवेंचर का मतलब वो होता है किसी भी अननोन राह पर विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन, या फिर विदाउट विथ प्रिपरेशन, ठीक है, विदाउट प्रॉपर और विथ प्रिपरेशन किसी अननोन रास्ते पे या फिर अननोन वे पे जब चलना पड़ता है ना, तो वो कुछ एडवेंचर से तो कम नहीं है ना सर। से फॉर एग्जाम्पल आप हिमालय चढ़ रहे हो, ठीक है, आप कोई जंगल में जा रहे हो, ठीक है, सफारी के जंगल सफारी कर रहे हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तभी वो आपके लिए एक एडवेंचर क्रिएट करता है। क्या सर बहुत ज्यादा गलत बोल दिया क्या? हाँ, क्या होगा पता नहीं है, अगर पता हो जाए तो उसमें एडवेंचर फीलिंग आता है क्या? अगर आपको ये पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है, तो क्या उसमें एडवेंचर होगा आपको? बोलो ना। नहीं समझ में आ रहे सर, बोलो। अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो सर, समझ आ रहा है कि नहीं? नो सर। नहीं समझ आ रहा है?
मैं आपको पूछा कि एडवेंचर का क्या मतलब होता है। एडवेंचर का मतलब, एडवेंचर वर्ड तो सुने होंगे, ये पहले मुझे बताओ। नहीं सुना है क्या किसी ने भी? यस सर। है ना, तो वही मैं बता रहा हूँ कि एडवेंचर क्या होता है। चलो देखते हैं गूगल क्या बताते हैं एडवेंचर के बारे में, क्योंकि एडवेंचर समझ में आएगा तो एंटरप्रेन्योरशिप भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो कैसे बना हुआ है हमारे देश में वो भी मैं आपको समझाता हूँ। एडवेंचर, एडवेंचर का एग्जैक्ट मतलब क्या बताते हैं गूगल, चलो मतलब इंग्लिश में इसका रियल मतलब क्या है। ये देखो, एडवेंचर लिखते ही कुछ इस तरह का इमेज सामने आया, जैसे कि कोई पहाड़ से कूद रहा है, कोई पंची जंपिंग कर रहा है। हाँ सर, इस तरह का एन एक्सपीरियंस और इवेंट दैट इज वेरी अनयूजुअल, एक्साइटिंग और डेंजरस। समझ में आया सर? मतलब ऐसा कोई चीज जिसके बारे में आपको पहले से कुछ पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, या फिर अगर होने मतलब क्या होगा पता है पर बहुत डरने वाला चीज भी है। तो सर इसलिए ना बिजनेस को भी ना एडवेंचर कहा जाता है। सर आप क्या बता रहे हो? हाँ सर, लोग लाखों करोड़ों बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, जिसका जैसा कैपेसिटी है उसके हिसाब से, कोई बिजनेस में लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, कोई बिजनेस में करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं, बट उसको पता ही नहीं है कि बिजनेस में आगे क्या होगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना सर, इसमें रिस्क क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप में, ये एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि सपोज मानो कि आज आपको बिजनेस करने का मन हुआ, तो कल आपके पास, अच्छा देखो, जिसके पापा के पास बहुत पैसा है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ एज सच, बिकॉज पैसा बहुत होने से ही बात नहीं बनेगा। मतलब पापा के पैसा है, लगा दिया, दुकान चला लिया, ऐसा इसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोलते। कुछ स्पेशल रिस्क उठाना पड़ता है। जैसे अगर पापा के पास पैसा है भी ना तो भी, अगर पापा के पास पैसा ना भी है तो भी, मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस करने के लिए मनी या कैपिटल बहुत जरूरी है। मनी कैपिटल आएगा सर, लेकिन उससे बड़ी बात कि आप जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहते हो, जिस पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, वो फुलफिल होना बहुत जरूरी है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना सर? मतलब भी समझ जाओगे। से फॉर एग्जाम्पल, आपको बैंक से लोन लेना है, ठीक है, आप आज आपके पास पैसा नहीं है, आप बैंक के पास गए, बहुत मुश्किल से बैंक आपका लोन पास किया। अब मेरा बात समझना सर, बैंक ने आपका लोन पास किया, बैंक ने बोला चलो भाई 20 लाख का लोन आपको दिया, लेकिन आपका एलिजिबिलिटी नहीं हो रहा था, तो फिर आपने क्या किया, अपने घर के जमीन या फिर जो भी ज्वेलरीज कुछ भी हो आपके घर में, उसको आप गिरवी रखा, मॉर्गेज रखा, फिर आपको बैंक ने 20 लाख दिया। उस 20 लाख को आपने किसी भी तरह का बिजनेस में डाला, ठीक है, चाहे वो गारमेंट्स का बिजनेस हो सकता है, किसी ग्रोसरी बिजनेस हो सकता है, कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉप हो सकता है, ठीक है, एक न्यू वे में आपने कुछ बिजनेस को बनाया, ठीक है। आप मिल्क डिलीवरी बिजनेस भी कर सकते हो। आजकल एक बड़ा कंपनी चल रहा है सर, मिल्क डिलीवरी करने में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, कंट्री डिलाइट बोल के, शहर में चालू हुआ है, ठीक है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली में। तो लोग घर घर में सुबह 5 बजे 6 बजे दूध पहुंचा के दे रहा है सर, वो भी पैकेज करके, और वो भी एकदम बोल रहे हैं कि कोई उसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, मतलब किसी भी तरह का, जैसे उन लोग मिलाते हैं ना यूरिया वगैरह, इस तरह का, जो एकदम प्योर दूध आपको दे रहा है, ऐसा वो लोग दावा कर रहे हैं सर। मतलब उनका मानना है कि हम ऐसे कर रहे हैं। मतलब इस तरह से रेगुलर बेसिस में लोगों के घर में फ्रेश मिल्क पहुंचाना, मतलब ट्रेडिशनल ग्वाला की तरह आसान काम नहीं है। तो एक न्यू बिजनेस वेंचर वो कर रहा है, कंट्री डिलाइट बोल के, बड़ा ऐड भी दे रहा है आजकल गूगल में। इट्स अ ह्यूज टास्क। सुबह सुबह सभी के घर में दूध पहुंचाना, बहुत लोग चाहिए सर, बहुत सारा मैन पावर चाहिए। पैसा होने से ही बात नहीं बनेगा, उसको मैनेज करना, उसको रेगुलर बेसिस में करना है, कोई एक दिन का बात नहीं है। जैसे आज आपके घर में फ्लिपकार्ट सामान पहुंचा के जाता है सर, ठीक है, अमेजन जाता है, क्या ये काम इतना आसान लगता है आप लोगों को? हाँ, आप फ्लिपकार्ट में अंदर गए, प्रोडक्ट ऑर्डर किए, फ्लिपकार्ट से फोन लिए, आपको डिलीवरी बॉय आके डिलीवरी देके गया। ये आज से 10 साल पहले कोई सोच सकता था क्या? हाँ सर, 10 years बैक ये जो बिजनेस मॉडल है कोई सोच पाता था क्या सर? बोलो। एंटरप्रेन्योरशिप समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का, हाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जिस तरह का मॉडल में फ्लिपकार्ट, अमेजन ये लोग बिजनेस करते हैं, क्या 10 years 15 years बैक क्या ये सच में पॉसिबल होता था? बोलो ना। नो सर। है ना? तो ये एक बहुत बड़ा गैप था, लोगों को जरूरत था, और ये ऑनलाइन सिस्टम और ये फ्लिपकार्ट जैसे बिजनेस, ये इनोवेशन लाया, एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी लाया, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो जिस तरह का फ्लिपकार्ट का बिजनेस है, वैसे ही एक बिजनेस आया सर, कंट्री डिलाइट बोल के, ठीक है, ये घर घर में दूध पहुंचाते हैं। सुनने में लगता है कि दूध का बिजनेस, हाँ सर, ये घर घर में दूध पहुंचाता है, आप देख सकते हो, ठीक है। 100% कैशबैक वगैरह तो ऑफर वगैरह चल रहा है, वो अलग बात, बट बहुत पैसा भी डाला है, ऐप भी बनाया है इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि रेगुलर लोगों के घर में सुबह सुबह
हर दिन का दूध पहुंचाना, गाय का दूध, भैंस का दूध दोनों दे रहा है और घी दे रहा है, 3 चीज लेके आया ये लोग, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। गाय भैंस का दूध और देखो सर इतना सारा शहरों में चालू किया है। इनका काम भी बहुत टफ है, बहुत टफ काम मेरे मेरे हिसाब से। क्यों बोल रहे हो जानते हो? टफ इसलिए क्योंकि रेगुलर मिल्किंग करना, फिर उस मिल्क को, और वो बोल रहे हैं कि फ्रेश मिल्क है, मतलब उसमें किसी भी तरह का प्रोसेस किया या फिर किसी भी तरह का उसके अंदर, जैसे मानो ना वैसे होता है ना कि प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डालना, कुछ भी नहीं दे रहा ये लोग। इनका मानना है कि इनका दूध एकदम फार्म से डायरेक्ट पैकेज होके रात को, अगर मतलब सुबह 4 बजे अगर पैकेज हो रहा है तो 5-6 बजे लोगों के घर तक पहुंच जा रहा है, ऐसा इनका दावा है। और इसके लिए ये लोग मिल्किंग किट भी दे रहे हैं। मिल्किंग किट मतलब जिसमें आप टेस्ट कर सकते हो कि दूध में किसी भी तरह का यूरिया, किसी भी तरह का कलर, किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव मिक्स है कि नहीं है, जो आप प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा दावा के साथ ये लोग बिजनेस करने आए हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आसान है बिजनेस? हाँ सर, आसान है? घर में लोगों के घर में सुबह सुबह दूध का पैकेट पहुंचाना, वो भी अपने फार्म से फ्रेश मिल्क लोगों के घर में, वो भी लाखों करोड़ों लोगों के घर में। इज दिस प्रोसेस इज वेरी नहीं सर। इजी? हाँ, इजी लग रहा है सर, या कुछ एडवेंचर से कम है क्या ये काम करना? नहीं सर। आप मेरा बात समझ रहे हो कि क्यों मैं बिजनेस को एडवेंचर समझा रहा था? कोई पंची जंपिंग से कम नहीं है सर। लोग करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पैराग्लाइडिंग, आसमान से टपक जाते हैं, हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं, उससे कुछ कम नहीं है ये। कितना पैसा फंसाया होगा, आपको क्या लगता है? हाँ सर, आप देख सकते हो कि इसका कितना बड़ा इसका मतलब जोन बनाया। लोकेशन देखो, दिल्ली एनसीआर, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, सूरत, नासिक, मैसूर, कोलकाता, कोयम्बटूर, मतलब भारत का टॉप टॉप सिटीज को इन लोगों ने टारगेट किया। क्योंकि देखो गांव में तो अवेलेबल है ग्वाला का फ्रेश मिल्क, शहर में लोगों को सिर्फ वो प्रिजर्वेटिव वाला दूध ही मिलता है। वो जो मेट्रो डेयरी, मदर डेयरी, अमूल का जो दूध है पैकेज्ड है, उसमें एडल्ट्रेशन है सर, ऑब्वियसली इसमें है, ठीक है। लेकिन इनका मानना है, अब मुझे भी लग रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो हाँ बोलेगा, तो मैं भी कुछ दिनों से ट्राई भी कर रहा हूँ इनका, ठीक है। तो अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है। दाम थोड़ा महंगा है सर, ठीक है। आपको क्या बताऊं सर, जैसे 1 लीटर मतलब काउ मिल्क का दाम बता रहा है ये लोग कितना, 68 रुपीज। 1 लीटर काउ मिल्क 68 रुपीज केजी, और 1 लीटर क्या बोलते हैं उसको, बफेलो मिल्क, ठीक है, ऑलमोस्ट 78 रुपीज केजी। मतलब महंगा है, ऑब्वियसली, नो डाउट महंगा है। जहां पर नॉर्मली शहरों में 50 टका केजी होता है गाय का दूध, हार्डली, ठीक है। और भैंस का दूध हो जाएगा, नहीं, गाय का दूध 40-45 रुपीज केजी, भैंस का दूध हो जाता है 50 रुपीज केजी। उससे काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा दाम बता रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी लोग ले रहा है। क्या लगता है, क्यों इतना दाम होने के बाद भी लोग परचेज कर रहे हैं? क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है? बोलो सर, क्या रीजन हो सकता है कि इतना दाम के बावजूद भी लोग क्यों दूध खरीद रहे हैं इनसे? क्या गैप है? क्या ये पैकेज दूध में क्या तो प्रॉब्लम है? ये बच्चे लोगों को नहीं खिलाया जा सकता, लोग सिर्फ चाय के लिए लेके जाते हैं घर पे। तो प्रॉब्लम ये है कि फ्रेश मिल्क का अवेलेबिलिटी शहरों में नहीं है, स्पेशली इन सिटीज। फ्रेश मिल्क का अवेलेबिलिटी नहीं है, और यही यही गैप इन लोगों ने ढूंढ के निकाला। आईआईएम एंड आईआईटीज का कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके, एंटरप्रेन्योर ने मिलके इसको बनाया। मेरे को इनका ऑब्जेक्टिव अभी तक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे आपको और एक ऑब्जेक्ट, नॉट जस्ट कंट्री डिलाइट का दूध का बिजनेस, आप लोग मीशो के बारे में तो जानते हो सर? अरे बोलो सर, मीशो, अरे ये जो क्या बोलते हैं इसको, कपड़ा का बिजनेस करते हैं, फैशनेबल चीजों का, होलसेल में। इसके बारे में तो पता है? नहीं पता मीशो के बारे में? अरे शालिनी, मीशो के बारे में नॉलेज है कि नहीं है? बहुत लोग घर में यस सर है। पार्ट टाइम भी करते हैं ना लोग इसके बारे में। तो इसमें मेनली ज्वेलरीज, कपड़ा वगैरह, फैशन के लिए, ज्यादातर फैशनेबल प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। आपको सुन के ताज्जुब लगेगा, इवन गूगल भी इसमें इन्वेस्ट किया है, इतना फेमस हुआ है इसका बिजनेस मॉडल। होलसेल दाम पे लोगों के घर में प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, होलसेल प्राइस में, ठीक है। उसमें क्वालिटी देखना पड़ेगा अपने अपने हिसाब से, बट ये होलसेल प्राइस से प्रोडक्ट लोगों के घर तक पहुंचाने का काम करने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है, लोगों का नीड को मतलब उनके घर तक पहुंचाने का। मजाक नहीं है सर,
सुनने में लगता है कि इसमें क्या है, एक ऑनलाइन स्टोर बना दिया और लोगों के घर में प्रोडक्ट पहुंचा देगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट अगर आप दूसरे जगह में ढूंढोगे, कोई बोलता है 500, कोई बोलता है 700, ये लोग बोल रहे हैं 250। हाँ, आई डोंट नो क्वालिटी कैसा है, मैं उतना ज्यादा परचेस नहीं करता हूँ शॉपिंग, मैं उतना शॉपिंग फ्रेंडली नहीं हूँ। बट इनका जो मतलब जो कहना है, ठीक है, ये लोग सस्ते में प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब होलसेल प्राइस में लोगों के घर में प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। इवन बिजनेसमैन भी बिजनेस कर सकते हैं, और जो घर में यूज करेंगे रिटेल में, जैसे इंडिविजुअल जो यूजर्स है वो भी कर सकता है। ये इनका मानना है, अभी तक मैंने जितना देखा ये इनका मानना है। डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस बड़ा सस्ते में, देखो ना कैसे कैसे बोल रहे हैं, फैंसी रेयन ड्रेस 300 में, जो मार्केट में नॉर्मली 500, 600, 700 के आसपास, 1000 के आसपास दाम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि क्यों इतना कम दाम में कैसे दे रहा है, कहां से खरीद रहा है, खुद बना रहे हैं कि लोगों से परचेस कर रहा है, कहां से उठा रहा है? तो क्या ये कोई एडवेंचर से कम लग रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, तो ये जो टेक्निक है ना, कि बड़े बड़े प्रॉब्लम को, लोगों का नीड को सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर पावर। और तभी मीशो में गूगल ने रिसेंटली कुछ मिलियन डॉलर, मोस्ट प्रोबेबली 50 मिलियन या 10 या 20 मिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्ट किया, गूगल खुद इन्वेस्ट किया मीशो में। तो आप समझ सकते हो ना सर, कि अगर बिजनेस में दम है, एंटरप्रेन्योरशिप में दम है, तो बड़े बड़े कंपनीज भी आ जाते हैं उन पे पैसा लगाने के लिए। सर इतना सारा बात क्यों कर रहे हैं आप? सर इसे बात करने के पीछे रीजन क्या है, इसके साथ हमारी पढ़ाई का क्या रिलेशन है? चलो देखते हैं आपके पढ़ाई का क्या रिलेशन है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो सर, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड हो, सभी को पढ़ना पड़ता है सर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा इनिशिएटिव ले रहा है सर। इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तभी मैं आपसे इतना सारा बात कर रहा हूँ। ये कंट्री डिलाइट के बारे में बात किया, मीशो के बारे में बात किया, पुराने एंटरप्रेन्योर में जैसे फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सब तो है ही, वो भी इंडिया से बना है। तो ये सब कंपनीज तो है, और भी है, बहुत सारा नाम है, मैं आपको खत्म नहीं कर पाऊंगा, नाइका, ठीक है। लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी कितना नीड है हमारे देश में, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या सोचा। चलो मैं आपको कोशिश करता हूँ सर, एक एक करके सारा मैटर पे बात करने का, बहुत सारा चर्चा होगा। बिजनेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड नॉट मेयरली इन अमेरिकास, ठीक है, मतलब मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा दुनिया भर में बिजनेस होगा, सिर्फ अमेरिका में ही बिजनेस क्यों होगा? कंसिडर मेक इन इंडिया एज द ब्रेक थ्रू पॉलिसी ऑफ न्यू इंडिया। The Make in India program was launched in September 2014, soon after the Modi government came to power. Yes, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। मोदी जी जब से आए हैं ना, उसी के बाद ही से ये प्रोग्राम चालू हुआ है कि देश में प्रोडक्ट बनेगा। मेक इन इंडिया मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, गांधी जी का जो पुराना नारा था ना, कि वो गांधी जी का नारा क्या था, याद है आप लोगों को? इतिहास किसी को थोड़ा बहुत याद है क्या? अरे बोलो, अरे गांधी जी का नारा क्या था? हिस्ट्री तो थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे सर। हाँ, स्वदेशी मूवमेंट क्या था सर हमारे देश में, बोलो, याद है आप लोगों को स्वदेशी मूवमेंट हिस्ट्री में? जब ब्रिटिश को भगाने के लिए हम लोग स्वदेशी मूवमेंट चलाया था, वो क्या था? एनी आइडिया सर, बोलो ना। अरे आप लोग सुन पा रहे कि नहीं पा रहे, बोलो ना, थोड़ा इंटरेक्शन करो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है सर आपको पढ़ाने के लिए। स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था, कोई आइडिया? इतिहास का बात कर रहा हूँ सर। सर स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था पुराने जमाने में, मतलब पुराने जमाना मतलब जब ब्रिटिश को खदेड़ना था हमारे देश में। ये देखो सर, स्वदेशी मूवमेंट का कुछ इमेज देखो आप, कौन है ये? बापू। हाँ, चाहे आप इसको पसंद करो ना करो, बट इनके कहने पे लाखों करोड़ों लोग जमा हो जाता था, जैसे सुभाष बोस के कहने पे होता था। तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था, ये पूरा भारत में, स्पेशली बंगाल में भी चालू हुआ था, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम बंगाल, ठीक है। ये देखो स्वदेशी मूवमेंट 1908 में हुआ था भारत में। उसमें स्वदेशी मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, उसमें बहुत सारा चीजें अप्लाई किया गया था। उसमें से एक सबसे बड़ा चीज था कि हम लोग विदेशी जो मतलब फॉरेन से लाया गया जो भी प्रोडक्ट था उसको बैन कर दिया था। मतलब गांधी जी के कहने पे, या और भी जो भी स्वदेशी करते थे, मतलब विप्लव करते थे, रिवोल्यूशन लाना चाहते थे, उनके कहने पे हम लोग अपना, एक्चुअली क्या था ना, देखो ये जो कॉटन प्रोडक्ट हम लोग अपने देसी उपाय से बनाते थे ना, ये प्रोडक्ट का मतलब बहुत अच्छा यूज था, इसका दाम भी बहुत अच्छा मिलता था, और ये दिस इज गुड फॉर आवर वेदर। बट ब्रिटिश क्या करता था, अपना रेयन का प्रोडक्ट
सस्ता रेयन का प्रोडक्ट उसके देश से, जिसके लिए मैनचेस्टर जाना जाता है। आप लोग मैनचेस्टर जानते हो? मैनचेस्टर जो जिसके नाम पे एक फुटबॉल टीम भी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, नाम सुने हो सर मैनचेस्टर यूनाइटेड का? ये इंग्लैंड में एक जगह है सर मैनचेस्टर, जहां पर कपड़ा का बहुत सारा फैक्ट्री है, लेकिन वहां पर क्वालिटी ऑफ जो कपड़ा है ना वो उनके वेदर के हिसाब से है और बहुत सस्ता वाला है, जो एक बार बना लो तो बहुत दिन तक टिकता है, स्पेशली रेयन का चीजें। और हमारे वेदर में सर बनता है सूती कॉटन, जो बहुत महंगा होता है, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर आवर वेदर कंडीशन। अब नाउ पॉइंट इज दैट ब्रिटिश लोग क्या करता था, अपने वहां का फैक्ट्री का सस्ता प्रोडक्ट हमें बेचता था और हमारा ये प्रोडक्ट लेके एक्सपोर्ट करके कमाता था। ये तो खराब बात हुआ ना, अल्टीमेटली पैसा, इनकम, बिजनेस सब ब्रिटिश का होता था और हम लोग क्या करते थे, एक तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट और साथ में हमारा जो खुद का मतलब इंडस्ट्री है वो दिन डे बाय डे क्या हो गया, डे बाय डे खराब हो गया, हमारा स्किल खराब हो गया, हमारे देश में जो लोगों के अंदर जो स्किल हुआ करता था वो डे बाय डे खत्म हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम चालू हो गया, और वो आज नहीं सर, वो ब्रिटिश जमाने से ही चालू हो गया कि हम लोग अपना स्किल भूल गए और सिर्फ अपना प्रोडक्ट लेके जो भी करते थे, ब्रिटिश हमसे मार डाल के अपना प्रोडक्ट लेके बाहर चले जाते थे, वहां पर एक्सपोर्ट कर देते थे और उनका पैसा ब्रिटिश को मिलता था, जिसके लिए वो इंग्लैंड एंड जहां जहां उनका कॉलोनी था उनका पैसा मिलता था। इसमें भारत को कोई लाभ नहीं होता था, भारत के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होता था। तो सर इसके साथ क्या कनेक्शन है आज के मेक इन इंडिया का? मोदी जी ने जो लाया मूवमेंट, मेक इन इंडिया मूवमेंट, इसके साथ स्वदेशी का क्या कनेक्शन है? सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, चाहे मोदी जी पसंद हो ना हो, बट सर ये प्राइम मिनिस्टर का लिया हुआ एक डिसीजन है कि भाई देश में प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, चाहे कोई बाहरी कंपनी क्यों ना हो, बट वो मेक इन इंडिया करेगा। जैसे आजकल आप लोग मोबाइल के पीछे देखते कि नहीं देखते? देखा है क्या आप लोगों ने? मोबाइल अगर आपके पास है, कोई भी मोबाइल है, आप देखो उसमें मेक इन इंडिया लिखा हुआ होगा। हाँ सर, देखो एक बार चेक करके देखो, या देखा हो तो बोलो, देखे कि नहीं? शालिनी, समन्विता, बोलो सर, आदित्य, देखे चीज मेक इन इंडिया इन एवरी मोबाइल, इसके पीछे पीछे लगा रहता है सर मेक इन इंडिया बोल के। हाँ है ना? तो ये मेक इन इंडिया क्या है? ये बेसिकली वही मूवमेंट है, मतलब आजकल क्या हो गया ना, बहुत ज्यादा फॉरेन प्रोडक्ट, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट, यूएसए वाला प्रोडक्ट, उसमें लोगों को ना बहुत ज्यादा चालू हो गया कि भाई हम लोग बाहर से प्रोडक्ट लाते हैं, और इसमें क्या हुआ कि देश का जो स्किल है ना वो खत्म हो रहा है, देश का बिजनेस खत्म हो रहा है, ठीक है, हमारे कंट्री का प्रोडक्ट, हमारे कंट्री का स्किल ये खत्म हो जा रहा है। अब इसको फिर से वापस लाना है ना, आपको फोन यूज करना है आप करो, ठीक है, लेकिन वो फोन इंडिया में बनेगा। इसलिए मोदी जी ने इवन फॉरेन ब्रांड को भी, जैसे जो जो ब्रांड, जैसे मानो कि चाइनीज ब्रांड, ठीक है, जैसे साउमी, ये सब तो सुने होंगे आप लोग, रियलमी, ये सब चाइनीज ब्रांड है, बट उनको भी बोला कि भाई आप प्लांट बनाओ इंडिया में, ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक, भारत के पास उस लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं है कि भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में कुछ वर्ल्ड क्लास फोन बना पाए, ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पढ़ाई के अंदर अभी तक नहीं आया। लेकिन चाइना लोगों को डुप्लीकेट कर करके टेक्नोलॉजी में काफी डेवलपमेंट नॉलेज बना दिया उन लोगों ने। इसलिए जो भी फॉरेन कंपनीज है, पहले वो चाइना से फोन लाके हमारे देश में बेचता था, लेकिन अभी क्या कर रहा है, जो भी पार्ट्स वगैरह है ना, वो पार्ट्स वगैरह को वहां से हम लोग बाहर से ला रहे हैं, लेकिन इंडिया में आकर उसको क्या कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। इसमें क्या सुविधा हो रहा है, अगर आप इंडिया में असेंबल भी करोगे ना, तो उस फैक्ट्री को बनाना पड़ेगा यहाँ पर, रॉ मटेरियल बाहर से लाओ, रॉ मटेरियल बाहर से ला सकते हो, बिकॉज जरूरी नहीं कि हर कंट्री में हर चीज मिले, तो आप रॉ मटेरियल बाहर से लाओ, इंडिया में असेंबल करो और फैक्ट्री बनाओ और फिर इंडिया में बेचो। इसमें दो फायदा, एक, देश में बिजनेस बिल्ड हो रहा है, उनसे सीख के हम लोग बाद में अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब आज हमारे पास मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, बट कल सीख सीख के एक दिन ऐसा आएगा ना कि हम लोगों को मोबाइल टेक्नोलॉजी आ जाएगा और फिर वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा। जैसे ऐसा हुआ है ना, पहले हमारे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में कोई नहीं था। ऑटोमोबाइल समझते हो सर? ऑटोमोबाइल मतलब मैं मतलब चार चक्का का बात कर रहा हूँ, चार चक्का मतलब बेसिकली ट्रक, बस, फोर व्हीलर्स का बात कर रहा हूँ। वैसे अगर मैं मतलब फोर व्हीलर्स में ही बात करूँ, हमारे देश में सिर्फ एम्बेसडर हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न जो कार है ना, मॉडर्न कार, ठीक है, मॉडर्न कार में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन इसलिए भारत ने क्या किया, एक कंपनी बनाया जिसका नाम दिया मारुति, उसके साथ एक जापानीज कंपनी को टाई अप करवाया, जिसका नाम है, क्या नाम है, मारुति के साथ किसका टाई अप है, अभी भी है? अरे बोलो सर, मारुति के साथ किसका टाई अप है? आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है किसी का भी आवाज।
सर मारुति सुजुकी। हाँ सर, सुजुकी, वेरी गुड सर। ठीक है, मारुति के साथ सुजुकी का टाई अप है ना, वेरी गुड सर, थैंक यू। तो ये सुजुकी जापान का है, ये जापान से आया, हमारे मारुति के साथ बिजनेस किया। मारुति के पास क्या है? पैसा है, देश का जगह है। सुजुकी के पास क्या है? टेक्नोलॉजी है, गाड़ी बनाने का कला है, आर्ट है, नॉलेज है। तो हम उनसे सीख रहे हैं, इतना तो सीख ही गए। कल अगर हम बोले कि भाई हम पार्टनरशिप तोड़ेंगे, तो तोड़ के खुद का भी कंपनी बना सकते हैं। ऐसे इंडिया में बन गया ना, टाटा, महिंद्रा, हाँ सर। लेकिन ये सब कंपनी पहले नहीं था। जब से धीरे धीरे फॉरेन कंपनीज आना चालू हुआ, हम लोगों को भी नॉलेज मिलता गया, नॉलेज शेयरिंग बढ़ता गया। ठीक है, तो इस तरह से नॉलेज शेयर करते ही ना दुनिया में, मतलब बिजनेस में एक अलग लेवल में रिवॉल्यूशन आता है। तो एग्जैक्टली तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हर तरह से बहुत जरूरी था। चाहे हमारे देश में वो प्रोडक्ट बने या ना बने, बट हम लोग उसको हमारे देश में बनाने का कोशिश करेंगे, जिसके बारे में मोदी जी का ये करंट गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत जरूरी है। As a national program, the Make in India initiative is aimed at transforming India into a global manufacturing hub. मतलब ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट का क्या आइडिया है कि जैसे चाइना, अगर आप चाइना को देखते हो ना सर, आज चाइना वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। इवन यूएस को भी अपना प्रोडक्ट बनाना होता है। जैसे मानो कि आईफोन, सर आईफोन कहाँ का है मुझे बता सकते हो आप लोग? आईफोन किस कंट्री का प्रोडक्ट है? जल्दी बोलो, बोलो ना सर। आईफोन एप्पल किस कंट्री का प्रोडक्ट है? कौन है इसका ओनर और कहाँ का है ये कंपनी? जो नॉलेज है वो बोलो सर, ना कोई मारने वाला ना कोई काटने वाला, बोलो। आईफोन कहाँ का कंपनी है? सर यूएस का ना, यूएसए का बिजनेस है आईफोन, मतलब एप्पल। आप अगर आप रिसर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। लेकिन सर ये यूएस का फोन, बट आप अगर किसी के पास भी आईफोन है, आप देखिएगा अगर मेक इन इंडिया नहीं है, अगर पुराना है, तो उसमें मेड इन चाइना जरूर लिखा होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, सर आईफोन मेड इन चाइना कैसे हो गया? सर चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया अपने आप को। मतलब दुनिया में जिसको जो भी बनाना हो ना, उसके लिए जो स्किल चाहिए, जो सस्ता में लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर, वो भी चीप है, वो भी चीप में, स्किल्ड लेबर सस्ता में कहाँ मिल जाता है? चाइना में। स्किल्ड लेबर मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो स्किल्ड लेबर चाहिए सस्ता में मिलता है। हमारे देश में भी लेबर मिलता है, हमारे देश में अनस्किल्ड थोड़ा ज्यादा मिलता है, मतलब लेबर टाइप का काम करने का सस्ता लेबर मिल जाता है। ठीक है, आजकल आईटी सेक्टर्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भारत में किया है, बट टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में भारत ने वो डेवलपमेंट नहीं किया। भारत में भी किया, भारत ने आईटी सेक्टर, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है ना सर, उसमें जो जैसे टीसीएस, इंफोसिस जैसा कंपनीज जो काम करते हैं, उन उस पे प्रोग्रामिंग वगैरह में इंडिया अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, काफी डेवलपमेंट किया सर्विस सेक्टर्स में। लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो बिल्डअप एरिया है ना, उसमें इंडिया अभी बहुत खाली है। अगर होता ना ऐसा, अगर इंडिया के पास भी अच्छा नॉलेज होता, तो आज हम लोग चाइनीज फोन यूज नहीं करते। आज Xiaomi, Xiaomi, मी, रेडमी ये ना यूज करते, वन प्लस, हम लोग खुद का ब्रांड यूज करते, लाभा, माइक्रोमैक्स, वो भी फॉरेन से ही प्रोडक्ट ला के करते हैं। ठीक है, अपना टेक्नोलॉजी अभी भी ना मिसिंग है, अभी भी मिसिंग है। क्या आप लोग मैच कर पा रहे हो सर? जो भी मैं बोल रहा हूँ कनेक्ट हो रहा है ना आप लोगों से? आई होप कि हो रहा है, बोलो सर। तो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया अपने आप को, और इसके कारण दुनिया में स्पेशली कंट्री लाइक यूएसए, कंट्री लाइक जर्मनी, वो भी अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए चाइना भेज देता है। चाइना उसमें उसको प्रोडक्शन करते हैं और फिर वो भी अपना मार्केट बना के दूसरे कंट्रीज को बेचता रहता है। और उससे क्या होता है? चाइना का जीडीपी बढ़ता है, चाइना का जीडीपी बढ़ता है। जिस टाइम पे फॉर 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, चाइना को भी ना उसी टाइम से, मतलब इंडिपेंडेंस तो चाइना उतना ज्यादा उसका इंडिपेंडेंट का प्रॉब्लम नहीं था, वो कॉलोनी बहुत ज्यादा नहीं था किसी का। लेकिन चाइना भी ना उस ड्यूरेशन में, मतलब जिस टाइम पे इंडिया को इंडिपेंडेंट मिल रहा था, उसी दौरान चाइना भी अपने आप को डे बाई डे इंप्रूव कर रहा था। ऑलमोस्ट हम लोग सेम हालत में थे, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क था कि हम कॉलोनी थे किसी और का। चाइना वो कॉलोनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ा। लेकिन चाइना का जो ग्रोथ है, देश का जीडीपी ग्रो करने में, देश का इकोनॉमी को ग्रो करने में, जीडीपी क्या होता है सर?
सर जीडीपी का मतलब होता है किसी एक कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, जो भी सर्विस मैन्युफैक्चर होता है, उसको अगर आप मनी वैल्यू में कन्वर्ट करो तो दैट इज द जीडीपी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। और जब जीडीपी, सपोज किसी कंट्री में 100 रुपया का जीडीपी आ रहा है और उस कंट्री में जितना लोग है, अगर उस कंट्री में 10 लोग हैं तो सभी के अंदर क्या हो जाएगा, टोटल जीडीपी को अगर 10 पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो अगर 100 रुपया बनता है और वो अगर 10 इंसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो पर हेड 10% ऑन एन एवरेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो जिस कंट्री में इनकम जितना बढ़ेगा वहां का लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमी दोनों इंप्रूव करेगा। बात कुछ समझ में आया? हाँ सर, मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ देश का इकोनॉमी का कनेक्शन कुछ समझ में आ रहा है सर? बोलो ना। हेलो। हाँ सर। है ना? तो बेसिकली क्या समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर? As a national program, the Make in India initiative is aimed at transforming India into a global manufacturing hub. जो चाइना के पास है वो इंडिया भी लेना चाहता है और वो बहुत सारा कंट्री कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे कुछ और रीजन है। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, चलो एक आज ही मैंने स्टेटस भी लगा, अगर आप मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखोगे, ठीक है, वहां पर मैंने आज इसको शो भी किया। ये IMF से कलेक्ट किया गया एक डेटा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। तो ये डेटा थोड़ा सा हेजी लगेगा आपको क्योंकि ये मोबाइल से लिया था मैंने। ये 2021 खत्म होने को है, आज 24 दिसंबर हो गया सर। 2021 का ग्लोबल जीडीपी, सर ग्लोबल जीडीपी का मतलब क्या हो गया? मैं आपको बोला ना कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब किसी एक कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको जब हम लोग मनी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है, ठीक है, दैट इज द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है सर कौन सी कंट्री का जीडीपी हाईएस्ट है? हाँ सर, देखो तो 2021 का जीडीपी का वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? पाई चार्ट बोलो ना। दिख रहा है क्या? शालिनी, शोभन का दिख रहा है आप लोगों को? अद्वितीय बोल, सबसे ज्यादा जीडीपी किसका है? सर सबसे ज्यादा जीडीपी तो यूनाइटेड स्टेट्स का है। फिर इसका पॉपुलेशन है हार्डली 30 करोड़। 30 करोड़ लोगों को जब 22.94 ट्रिलियन डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, आप समझ सकते हो 22.94 ट्रिलियन जीडीपी जब 30 करोड़ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना ज्यादा पैसा मिलेगा उनको। ठीक है, चाइना के पास है सर सेकेंड हाईएस्ट 16.86 ट्रिलियन, बट चाइना का पॉपुलेशन है सर ऑलमोस्ट 150 करोड़, है ना सर? चाइना का पॉपुलेशन कितना है? ऑलमोस्ट 150 करोड़ प्लस। ठीक है, पॉपुलेशन थोड़ा हाई है, बट सर उस हिसाब से चाइना का जीडीपी भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू इंडिया। सर इंडिया का क्या है? 2.95 ट्रिलियन, दिखाई दे रहा है आपको? 2.95, मैं इसको एवरेज में 3 ट्रिलियन करके मानता हूँ। ठीक है, इंडिया करेंटली एक 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ना क्वेश्चन क्या है सर, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को, मतलब 3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी अगर 135 करोड़ आबादी में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो भारत उस हिसाब से कुछ नहीं कर पाया जितना चाइना करके दे रहा है। चाइना 17 ट्रिलियन का इकोनॉमी है जो 150 करोड़ में बांट रहा है, लेकिन इंडिया 3 ट्रिलियन इनकम कर रहा है जो 135 करोड़ को बांट रहा है। क्या सर कुछ समझ में आ रहा है? जापान और भी अच्छा है सर, जापान और भी अच्छा है। जापान साइज में बहुत ही छोटा कंट्री है, 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है सर, और हार्डली 20 करोड़ लोग रहते हैं, उससे भी कम होगा, हार्डली 20 करोड़, उससे भी कम होगा, जिसमें 5 ट्रिलियन जाता है। जापान इसलिए बहुत हाई क्वालिटी लिविंग करते हैं सर। बाकी यूरोपियन नेशंस में फ्रांस है, इटली है, यूके है, जर्मनी है। जर्मनी बहुत अच्छा है सर, 4.23 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, वो भी हार्डली 10 करोड़ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा तो नहीं होगा गारंटी। यूके अच्छा है, अभी भी 3 ट्रिलियन है, उसका भी पॉपुलेशन काफी कम है। इटली, फ्रांस, ठीक है, तो ये ग्लोबल वर्ल्ड का कुछ बड़ा इकोनॉमी है जिसमें भारत भी एक बड़ा इकोनॉमी है। बट प्रॉब्लम ये है सर, हम बड़ा तो बन रहे हैं लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन साइज है उसके हिसाब से हमारा जीडीपी बहुत छोटा पड़ जाता है। क्या आप लोगों को इस बात को समझ में आ रहा है सर? हेलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का एंटरप्रेन्योरशिप का इंपॉर्टेंस, कि हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप कितना इंपॉर्टेंट है देश का इकोनॉमी को बदलने के लिए, देश का लिविंग स्टैंडर्ड बदलने के लिए, देश का इकोनॉमिक ओवरऑल, किसी एक का नहीं। सिर्फ अंबानी बड़ा बनेगा नहीं चलेगा सर, ऐसे और हजारों अंबानी चाहिए, कम से कम 1000 अंबानी बनेगा ना
तो हर एक अंबानी के पास डिपेंड करके और छोटा छोटा और 10 लाख छोटा छोटा बिजनेसमैन बनेगा, ठीक है। क्योंकि एक अंबानी के बेसिस में अगर 10 लाख लोग बिजनेस करते हैं तो 1000 अंबानी के ऊपर बेस करके और 10 लाख लोग बिजनेस करेगा और उसके पास और 10 लाख लोग काम करेगा, तब जाके इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करेगा। तो एक अंबानी से काम नहीं बनने वाला सर। 1000 अंबानी चाहिए, 1000 बिरलास चाहिए, कम से कम 10-15 हजार टॉप लेवल बिजनेस चाहिए सर, तब जाके 135 करोड़ की आबादी को हम लोग एक सही दिशा दे पाएंगे, एक क्वालिटी लाइफ दे पाएंगे। और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा हथियार है सर। हेलो सर, क्लियर हो रहा है ना? लोकल एंड फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेस इन 25 की एरियाज इट हैज बीन आइडेंटिफाइड। तो देखते हैं क्या क्या की एरिया है। 25 एरिया में आइडेंटिफाई किया जहां पर मैन्युफैक्चरिंग करेगा भारत। ड्राफ्ट एंड प्रपोजल्स अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है, इसमें ऑटोमोबाइल है, केमिकल सेक्टर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, एविएशन है, लेदर है, टूरिज्म है, हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी मतलब हॉस्पिटलिटी मतलब हॉस्पिटल नहीं सर, हॉस्पिटलिटी मतलब होटल इंडस्ट्री सर, wellness, railway, infrastructure. With this scheme, the government has increased the FDI limit. FDI limit मतलब फॉरेन से पैसा आएगा, फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट करेगा हमारे देश में, फॉरेन कंट्री करेगा, फॉरेन कंपनीज करेगा, बिकॉज हमारे देश में कैपिटल की कमती है। तो कैपिटल कहाँ से आएगा? फॉरेन से आएगा। अब कोई बोलेगा सर फॉरेन कैपिटल आएगा तो प्रॉफिट भी तो फॉरेन को जाएगा। हाँ, थोड़ा तो जरूर देना पड़ेगा। अगर मेरा टोटल बिजनेस साइज 100 रुपीज का है तो कम से कम बाकी टका, अगर मैं सपोज मानो कि मैं 80 रुपीज यहाँ से जुगाड़ कर लिया, बट स्टिल 20 शॉर्टेज है, तो वो 20% फॉरेन दे सकता है ना? तो अब डिपेंड करता है कि किस बिजनेस में फॉरेन आ सकता है, किस बिजनेस में फॉरेन नहीं आ सकता। उसके लिए गवर्नमेंट का ना डिटेल्स रूल्स है कि किसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है और किसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता, ठीक है। इसको लेके कंट्रोवर्सी भी चलता है, ठीक है, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट इशू। कुछ अच्छा करने जाओ, थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही जाता है। So with this scheme, the government has increased the FDI limit in various industries to attract foreign investment and participation. It has established an investor facilitation center. सर इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर बनाया सर, इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर। ये क्या काम करता है सर? इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर में अगर आपके पास गुड बिजनेस आइडिया है ना, तो इन्वेस्टर खुद आएगा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अपना चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है ना सर, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट, IIM, इनके पास ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। इन्होंने ना क्या बना के रखा है IIM में, IITs में, ठीक है, सी इंस्टीट्यूट, IIM, IIT, ये लोग ना बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बना के रखा है। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ये क्या करता है सर? सर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में बिजनेस आइडिया को बड़ा किया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास गुड आइडिया है तो आपके आइडिया पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, तभी जाके ओला बनता है, तभी जाके उबेर बनता है, तभी जाके जोमेटो बनता है। समझ में कुछ आ रहा है सर? तभी जाके पेटीएम बनता है, तभी जाके जोहो बनता है, तभी जाके ये सब कंपनी का नाम तो सुने होंगे आप लोग, ओला, उबेर, जोमेटो, पेटीएम, जोहो, हाँ, ओयो रूम, हाँ, ओयो बनता है, OYO। सब अलग अलग बिजनेस मॉडल है, बट इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, आइडिया चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सब चीजें इंप्रूव हो रहा है ना, या आपके अंदर हो या स्टूडेंट सेक्टर्स के अंदर हो, जिसके अंदर भी होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट खुद चाहते हैं, और इसके लिए अलग अलग फैसिलिटेशन सेंटर भी असिस्ट किया जा रहा है। Foreign business locate partners and sites, while a slew of measures have been initiated for domestic companies, which were revealed after Modi government unveiled the Stand Up India initiative. सरकार ने एक स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव लिया है इन इज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस 2015 में। स्टैंड अप इंडिया मतलब भारत अपने पैरों में खड़ा हो जाओ। हाँ, ये मतलब सिर्फ जॉब के पीछे मत भागो, सिर्फ जॉब के पीछे मत भागो। मतलब ऐसा ना हो जाए जैसे यूथ का है ना आजकल का सिचुएशन, हाँ, नौकरी नहीं है। अरे भाई नौकरी के पीछे कितना भागेगा? थोड़ा बहुत तो खुद का भी कुछ काम धंधा स्टार्ट करने के बारे में सोचा करो। हाँ, जैसे चाइना करके दिखाया, वहां पर लोगों के अंदर स्किल है। और ये एक्चुअली स्टैंड अप ऐसे नहीं होगा, इसके लिए सरकार को एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एंड वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बात नहीं है, सेंट्रल स्टेट दोनों मिला के लेगा सर, सेंट्रल स्टेट दोनों मिलके लेगा कि हमारे देश में लोगों को, स्टूडेंट को इतना एजुकेशन मिले, इतना स्किल मिले, ताकि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचे। ये डब्बा टाइप एजुकेशन जो चलता है ना, जिसमें सिर्फ रट्टा लगाया जाता है, हाँ, और फिर गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है, ऐसा वाला एजुकेशन में नहीं बनेगा सर स्टैंड अप इंडिया। चाहे गवर्नमेंट कितना भी इनिशिएटिव ले ले, रूट लेवल पे जाके काम करना होगा।
स्टैंड अप तभी हो सकता है कोई जब नॉलेज हो, और नॉलेज अगर डब्बा हो तो मुश्किल है। हेलो, बोलो सर, समझ में कुछ आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो? किसी का आवाज नहीं है, अब मैं किससे बात करूं? बोलो सर, चुप क्यों हो आप लोग? शालिनी, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या आपको? यस सर, आ रहा है। हाँ बोलो सर, हाँ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम से कम इतना तो बता दो। श्रवणनीता, स्टैंड अप इंडिया फिर क्या बन गया सर? सर व्हाट इज स्टैंड अप इंडिया नाउ? So stand up India scheme aims to promoting entrepreneurship among women and scheduled caste and tribes. तो देखो, लड़कियों के अंदर बिजनेस एबिलिटी बढ़े, ठीक है? मतलब लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका के लिए ही नहीं है, मतलब सिर्फ किचन का काम ही संभालेगा या घर संभालेंगे, ऐसा बात नहीं है सर, ठीक है? घर को संभालने के अलावा लड़कियां और भी काम कर सकते हैं, ठीक है? लड़कियां बिजनेस भी कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों को पता है ना? ये इस बार का मिस यूनिवर्स कौन बना? हाँ सर, कौन बना सर मिस यूनिवर्स? क्या नाम है? हरना सर। हाँ बोलो बोलो। अरे बोलो, समथिंग संधू, क्या नाम है? कुछ सांधु या ऐसा कुछ नाम है, बोलो। मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड क्या बना सर? मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स कौन बना, बोलो तो सर। ये हरनाथ सांधु, हाँ मैं सांधु सही बोल रहा था, मुझे हरनाथ नहीं याद नहीं आ रहा था, सॉरी सर। हरनाथ, ठीक है, हरनाथ सांधु, ठीक है। तो इस तरह से लड़की लोगों को तो एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत सारे इनिशिएटिव, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम भी है। और वुमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स के अंदर द स्कीम इज एंकर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, सब कोई अपने पैरों में खड़े होंगे, ठीक है? ऐसे नॉट जस्ट हरनाथ सांधु तो मिस यूनिवर्स है, इंडिया में लड़कियां बहुत कुछ करते हैं, ठीक है? बस क्या है ना, मतलब सबके अंदर अभी तक नहीं पहुंचा, मतलब बस हार्डली 10% के अंदर ये बात है, ठीक है? 90% के पास अभी तक ऐसा है कि मतलब लड़की लोग ना, गांव साइड में जाओगे, घर घर में देखोगे ना, ऐसा है कि नहीं हम लोग का जिंदगी तो ऐसा ही है, हम लोग खुद का कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस एक अपने आप को ना मना लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो मतलब लड़की लोग क्या क्या नहीं करके दिखाया। वुमेन एम्पावरमेंट में भारत में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो शायद आपको फॉरेन में भी नहीं मिलेगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट्स बैंक लोन्स, 10 लाख का लोन देगा आपको स्टैंड अप स्कीम। 1 करोड़ तक का भी लोन दे सकता है, लोन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़। याद रखिए, एटलीस्ट वन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट वन वुमेन बोरोवर पर बैंक पर ब्रांच फॉर सेटिंग अप ए greenfield enterprise. This enterprise may be in manufacturing, service or trading sectors. In case of non-individual enterprise, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either an SC or ST woman or entrepreneur. ठीक है, ये डिफरेंट सेक्टर्स में हो सकते हैं, जो बेसिकली ग्रीन चीजों के ऊपर काम करेगा, मतलब जो एकदम क्या बताऊं आपको, जो नेचुरल मैटर होते हैं, जैसे उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, ट्रेडिंग भी हो सकता है, ठीक है? ग्रीन, कोई भी ग्रीन चीजें, जैसे जो जैसे कपड़ा बनाना हो या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर हो, बहुत सारी चीजों पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये SC ST और वुमेन सेक्टर्स के लिए बनाया गया है सर। SC ST एंड वुमेन जिनका एज 18 साल से ज्यादा हो, वो ये स्कीम का सुविधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले सकता है। मजाक नहीं कर रहे, कोई थ्योरी नहीं है, रियल डेटा बता रहा हूँ आपको। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आप लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो कि किताब में क्या है बस रट्टा लगा दिए। ये रियल है, आप लोग चाहो तो लोगों को बताओ, ये स्कीम है सरकार का, ये करंट डेटा है सब, कोई पुराना डेटा नहीं है, हिस्ट्री नहीं है ये सब। अगर आपके घर में कोई है, अगर आपके घर के पड़ोस में कोई है, एंड इफ दे वांट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम, तो वो लोग कोशिश जरूर करें। हाँ, इससे इंडिया है, थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लाइन लगाना पड़ता है, और गवर्नमेंट अथॉरिटी में जो लोग काम करते हैं उनका तो पता ही है आप लोगों को पॉलिटिक्स कितना है, बट फिर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, ठीक है? SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर अबव 18 years of age,
Loans under these schemes are available for only greenfield project. Greenfield signifies in the context in the first time venture of beneficiary of the manufacturing, service और trading sectors. ठीक है, greenfield का थोड़ा मैं आपको बताता हूँ. ग्रीनफील्ड सेक्टर्स, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में क्या क्या आ सकता है देखते हैं. देख लेते हैं. ग्रीनफील्ड में बहुत सारी चीजें हैं सर. आर्किटेक्ट कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच, किसी भी चीजों को बनाना, ठीक है, उसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के नाम पे नाम दिया है. It is constructed on unused land where there is no need to remodel or demolition existing structure. तो बहुत सारी चीजों में, मैं आपको बाद में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में और डिटेल्स में बात करता हूँ, लेकिन पहले ना थोड़ा स्कीम देख लेते हैं. ठीक है, क्या क्या स्कीम है, ये तो नाम है, स्कीम देख लेते हैं. अच्छा, लोन क्या मिलेगा और क्या देख लेते हैं सर. इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, मतलब नॉन इंडिविजुअल 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग. अगर कोई कंपनी आ रहा है, ठीक है, अगर कोई कंपनी इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कंपनी आ सकता है इसमें, लेकिन उसमें 51% शेयर होल्डिंग का कंट्रोलिंग SC ST या फिर किसी वुमेन एंटरप्रेन्योर पे जाना चाहिए. बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ऑब्वियसली आप अगर लोन लेने जा रहे हो ना, तो आपका किसी और दूसरे बैंक में लोन का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. मतलब पहले लोन लिए हो, रीपे नहीं किया, ऐसा होने से आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, जो एकदम फ्रेश है, ठीक है, जिनका कोई लोन का खराब एक्सपीरियंस नहीं है, लोन लिया है तो दिया है, मतलब एकदम टोटल में ठीक ठाक काम किया है, तो उन्हीं के लिए ये प्रोजेक्ट काम करेगा. लोन का अमाउंट भी देखो, लोन डिटेल्स. नेचर लोन, कंपोजिट लोन इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल 10 लाख से 100 लाख का. पर्पस ऑफ लोन फॉर सेटिंग अप ए न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस, SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए. साइज ऑफ लोन, composite loan of 75% of the project cost inclusive of term loan and working capital. The stipulation of the loan being expected to cover 75% of the project cost would not apply in the borrower's contribution along with the convergence support from any other scheme exceeds 25% of the project cost. समझाता हूं सर. मतलब ये जो लोन मिलेगा ना, ये जो लोन मिलेगा किसको, SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर को, उसमें कॉम्पोजिट लोन मिलेगा 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन. टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, ठीक है, 5 साल 10 साल 15 साल, और जिसके अंदर आपको वर्किंग कैपिटल भी मिलेगा. सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बिजनेस करने के लिए आपका पैसा का जरूरत होता है. जब आप बिजनेस में पैसा लगाओगे ना, डे टू डे एक्टिविटी के लिए यू नीड कैपिटल, पूंजी बोलते हैं इसको. तो ये जो 75% में मिलेगा ना, उसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा और बिजनेस को डे टू डे चलाने का भी पैसा होगा. से फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ. सपोज आपका एक प्रोजेक्ट है जिसका वैल्यूएशन है 20 लाख का. ट्राई टू अंडरस्टैंड सर. ठीक है, अब गवर्नमेंट आपको बोला ना 10 लाख से 100 लाख तक आपको देगा. अब 20 लाख में से जो प्रोजेक्ट है, मतलब प्लांट वगैरह मशीन वगैरह लगाने में ही आपका खर्चा पड़ जाएगा 15 लाख का. ठीक है, समझ रहे हैं सर. तो कॉम्पोजिट लोन ऑफ 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल. मतलब ये जो 20 लाख का लोन आपको मिलेगा, जिसमें आपको प्रोजेक्ट के लिए 15 लाख तो मिलेगा ही, और साथ में वर्किंग कैपिटल जिसको लेके आप बिजनेस स्टार्ट करोगे. अच्छा, मुझे एक चीज बताओगे सर आप लोग, क्या प्लांट सेटअप करने से ही बिजनेस चल जाएगा क्या? साथ में कुछ और भी इनिशिएटिव लेना होगा ना. मतलब सामान खरीदना, छोटा छोटा चीजें देखना, कोई स्टाफ को रखना, वहां पर खुद को काम करना, डेली का प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लाना, उसको प्रोसेस करना, बहुत सारा काम होता है. हाँ सर, या फिर सिर्फ प्लांट बनाने से ही बिजनेस बन जाएगा, क्या बोलते हो? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो? मुझे थोड़ा बताओ सर. सर सबकी जरूरत होगी, सिर्फ प्लांट लगाने से नहीं होगा. हाँ सर, वही तो बता रहा हूँ मैं. प्लांट बनाने के बाद आपको और पैसे की जरूरत होगी, जिससे आप डे टू डे बिजनेस करोगे. ठीक है, तो इसी को बोलते थे वर्किंग कैपिटल. इसीलिए जो लोन आपको दिया जाएगा ना, उसको कॉम्पोजिट लोन बोला जा रहा है. ठीक है, तो द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल. The stipulation of the loan being expected to cover 75% of the project cost would not apply if the borrower's contribution along with convergence support form any other scheme exceed 25% of the project cost. मतलब अगर किसी स्कीम में 25% से ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो इन दैट केस उसको शायद नहीं मिलेगा. लेकिन अदरवाइज स्टिपुलेशन क्या है, लोन बीइंग एक्सपेक्टेड टू कवर 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड नॉट अप्लाई इफ द बोरोवर कंट्रीब्यूशन, मतलब जो लोन ले रहा है, विद कन्वर्जन सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर स्कीम, और भी कोई स्कीम में उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट से 25% का है, तो इन दैट केस उसको और दोबारा नहीं मिलेगा. मतलब आपको एट ए टाइम में एक ही प्रोजेक्ट से मिलेगा, ऐसे ही स्कीम है. ठीक है,
तो ये लोन का साइज के बारे में बात करता है। इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या बात करता है, देखो वेरी बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ बैंक फॉर दैट कैटेगरी, नॉट टू एक्सीड बेस रेट ऑफ MCLR 3% या उससे ज्यादा, 3% प्लस टेनर प्रीमियम। मतलब जो लोन का रेट है, ठीक है, मैक्सिमम जो लेंडिंग रेट है रिजर्व बैंक के हिसाब से मिनिमम, उसके हिसाब से 3% और थोड़ा टेनर प्रीमियम, मतलब कितना दिन का लोन है उसके हिसाब से थोड़ा प्रीमियम अमाउंट, मतलब जो मार्केट लोन से बहुत कम। जहां मार्केट में 12% 14% का लोन रिपे करना पड़ता है, वहां पर हार्डली 4-5% होगा, वो भी पूरा नहीं। सर सिक्योरिटी भी देना पड़ता है। Besides primary security, the loan may be secured by collateral security or guarantee of credit guarantee fund scheme for stand-up India loans, as decided by the banks. Repayment: the loan is repayable in 7 years with a maximum moratorium period of 18 months. ठीक है, मतलब आपको 7 साल और उसके बाद और 18 महीने का टाइम मिलेगा जिसके अंदर आपको लोन रिपे करना पड़ सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का कितना सारा स्कीम है। लोग ज्ञानी नहीं है सर, लोग जानते ही नहीं है। तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप लोगों को बना ही जाता है। जब एग्जीक्यूटिव में आओगे ना सर, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्या जानते हो, इसका नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्या नाम बोला मैंने, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करने का तरीका क्या है, कौन से बिजनेस में क्या स्कीम चल रहा है, कौन से बिजनेस में क्या तरीका है, कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, ये एक CS को पता होता है, ये कंपनी सेक्रेटरीज को नॉलेज में होता है। तो एज ए CS आप लोगों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है सर कि आप लोगों को समझाओ, बताओ। ठीक है, जितना अपने लोगों को समझाओगे उतना आपका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। एज ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस भी बढ़ेगा और आपके पास क्लाइंट भी बढ़ेगा। चारों तरफ से आपको फायदा है, बिजनेस को फायदा है, एंटरप्रेन्योर को फायदा है, सोसाइटी को फायदा है। अब क्या है ना, ये सब मेहनत का चीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। लोग इतना मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन जब बाद में समय आता है ना तब सोचते हैं कि तब क्यों नहीं जाना। Okay, margin money. The scheme envisages 25% margin money, which can be provided in convergence with eligible central or state scheme. While such schemes can be drawn upon for availing admissible subsidies or for meeting margin money or requirement, in all case, the borrower shall be required to bring minimum of 10% of the project cost as own contribution. मतलब जितना टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसका कम से कम 10% पैसा आपको घर से लाना होगा। ठीक है, जिसको मार्जिन मनी बोलते हैं कि भाई कुछ तो मार्जिन आप जमा करो। ठीक है, क्योंकि आप अगर मार्जिन जमा नहीं करोगे, ये कैसे गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आप कितना सीरियस हो। ठीक है, 25% मार्जिन मनी तक प्रोवाइड करने का स्कीम इसमें है, मतलब जिसमें आप अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दोगे जो टोटल बिजनेस का खर्चा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत 10% 25% आप अपने हिसाब से दोगे। ये था सर स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए है? हाँ सर, स्टैंड अप इंडिया स्कीम किन लोगों के लिए है, बोलो जल्दी बोलो। कितना तक लोन मिल जाता है स्टैंड अप इंडिया में? 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। ठीक है, स्टैंड अप स्कीम नॉर्मली SC ST लोगों के लिए और महिलाओं के लिए है। ठीक है, 18 प्लस एज जिनका हो गया वो महिला बन जाते हैं सर। भले ही हम लोग गर्ल्स गर्ल्स बोलते रहते हैं, बट 18 प्लस में वो वुमेन बन जाते हैं सर। ठीक है, तो महिलाओं के लिए बना हुआ है। ऐसे लड़कियों का शादी का एज बढ़ाया जा रहा है, पता है आप लोगों को? अरे लड़की, यस सर। यस ना, शादी का एज बढ़ाया जा रहा है सर, 18 से उसको 21 कराया जा रहा है सर। जरूरी है सर, क्योंकि एक कॉलेज कंप्लीट होते होते तो 21 साल लग ही जाता है ना। अरे यस सर। तो कम से कम वो लड़की कॉलेज तो पढ़ ले, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स हैं ना हमारे सोसाइटी में, शायद हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो लड़कियों को शादी दिलाने के लिए पागल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या बड़ा, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि भाई कम से कम कॉलेज तो पढ़ने ले दो। तो अगर लॉ बन दिया जाए ना, अगर लॉ बना दिया जाए तो एटलीस्ट कॉलेज का एजुकेशन सभी लड़कियों को लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लॉ रहेगा, नहीं तो क्या है ना, स्कूल लड़की लोग सिर्फ स्कूल पास होके रह जाएगा। लेकिन आज के दिन में 2021 में सिर्फ स्कूल पास का तो कोई वैल्यूएशन नहीं रहा ना सर, एटलीस्ट कॉलेज तो पास कर ले। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है सर, ताकि लड़की लोगों को पढ़ने का और थोड़ा मौका मिले, जो शायद हम लोग शहर में रहने वाले नहीं समझ पाएंगे, बट सोसाइटी में इसका बहुत बड़ा नीड है। मैं पर्सनली मानता हूँ बहुत जरूरी है, ये पहले ही कर देना चाहिए था। ठीक है, अब बात क्या करेंगे सर? अब बात कर लेते हैं स्टार्टअप पे।
ये वर्ड सुना सुना लग रहा है सर, चिना चिना बुझा बुझा सुना सुना लग रहा है। हाँ, स्टार्टअप, आजकल किसी से भी बात कर लो, भाई क्या कर रहे हैं, मतलब स्पेशली जिनका बस थोड़ा बहुत पैसा है ना, हाँ, जिनको नौकरी से उतना इंटरेस्ट नहीं है, या फिर नौकरी करके उनको पुसाएगा नहीं मतलब समझ रहे हो, मतलब वो होता है ना, ये क्या 10-15 हजार का 20 हजार का नौकरी क्या है, ठीक है, तो वो लोग बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो अपना खुद का स्टार्टअप बनाएंगे, ये आजकल बहुत बड़ा चल रहा है, इट्स अ वेरी गुड साउंड, ठीक है। लेकिन ये स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट भी चाहते हैं सर स्टार्टअप बने, गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि स्टार्टअप बने। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में काफी सारा एग्जांपल बता रहा था, कंट्री डिलाइट का, नाइका, हाँ, नाइका के बारे में बताना चाहिए आपको, नाइका किसने बनाया जानते हो आप लोग? नाइका कंपनी के बारे में जानते हो? फाल्गुनी नायर, अरे लड़की है, मतलब औरत है, औरत का ही बिजनेस बनाया, क्या बिजनेस बनाया सर? स्पेशली ऑनलाइन कॉस्मेटिक सेल करने का बिजनेस बनाया। हाँ, देखो, is an Indian businesswoman and billionaire who is the founder CEO of beauty and lifestyle retail company Nykaa. Nair is one of the two self-made female Indian billionaire. Nair is the now wealthiest female Indian billionaire with her estimated wealth of 6.5 billion. समझ रहे हो सर, wealthiest female Indian billionaire, हाँ सर, after recent listing and the top 20 richest people of India. इमेजिन कर सकते हो कुछ, इन्होंने फाइनेंस का पढ़ाई किया सर, सिंपल, ठीक है, बाकी कॉमर्स का ही पढ़ाई किया, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से, और फिर आईआईएम में पढ़ाई किया, ठीक है। आप लोग चार्टर्ड बन रहे हो, सीएस बन रहे हो, सिमिलर कैटेगरी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है सर? सर कहने का मतलब है आप लोग भी इसी फील्ड में जा रहे हो, इस फील्ड में ये भी है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, इन्होंने इंडियन ब्यूटी मार्केट को देख लिया था, ये जो लड़की लोग किस तरह से, स्पेशली हमारे देश में किस तरह से लड़कियों को सजने का जो चीजें हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट जो लड़का लोगों के लिए ही होता है, मतलब लड़का भी चाहते हैं कि लड़की सजे, और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, सिंपल बात है, लड़की खुद तो चाहती ही है, और जो मेल वर्जन है वो भी चाहते हैं, आप समझ रहे हो मेरा बात ना। तो मतलब कहने का है कि देश के कोने कोने तक ब्यूटी प्रोडक्ट का सप्लाई बना दिया जाए, ठीक है। सर दुकान तो था गांव गांव में सर, वो भी कम था, मतलब ये तो इस मैटर को और बड़ा कर दिया, ठीक है। ये देखो, इन्होंने स्टार्ट किया था 50 इयर्स एज में, कब चालू किया? जब इनका उम्र 50 हुआ, तब इन्होंने ये बिजनेस चालू किया, समझ सकते हो। सी फाउंडेड नाइका विद 2 मिलियन ऑफ हर ओन मनी, उनका कुछ जॉब करके उन्होंने जितना कमाया था, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट $2 बिलियन, मतलब वही 50-60 लाख हार्डली, ठीक है, इतना इन्वेस्ट करके इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी नाइका का वैल्यूएशन बन गया सर 2.3 बिलियन, समझ रहे हो सर। 2012 में स्टार्ट किया था इन्होंने 2 मिलियन पे, आज नाइका का वैल्यूएशन 2021 में स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हो गया, 2.3 बिलियन का वैल्यूएशन बन गया नाइका का। सर आप लोग कुछ सुन पा रहे हो कि नहीं? हेलो, यस सर। तो ऐसा आप लोग भी ऐसा कुछ बनने का कोशिश करें ना सर, फाल्गुनी नायर से कुछ इंस्पिरेशन आप ले सकते हो, ठीक है। तो बात है स्टार्टअप की, बात है स्टार्टअप की। तो सर आपको क्या लगा कि ये बिजनेस करने के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी था कि आइडिया सबसे ज्यादा जरूरी था, और आइडिया का एग्जीक्यूशन? हाँ, इन्होंने 50 इयर्स के एज में आके स्टार्ट किया, लोग बोलते हैं कि उम्र क्या है, मेरा तो एज हो गया, मेरे को बहुत लोग फोन करके पूछते हैं, जानते हो सर मेरा एज 27 है, मेरे को ऐसे बोलते हैं, कोई कोई मैं, कोई बोलते हैं 27 है, कोई बोलते हैं 30 है, कोई बोलते हैं 35 है, ठीक है, जिनका पढ़ने का एज थोड़ा खत्म हो गया, मतलब जो स्टूडेंट लाइफ है वो खत्म हो गया, वो मेरे को पूछते हैं क्या अब मैं सीए कर सकता हूँ, अब मैं सीएस कर सकता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता मैं उनको क्या बोलूँ। मैं बस एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई इंटरेस्ट रहने से ना इंसान कुछ भी कर सकता है। हाँ, अगर आपको किसी किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है ना, तो आप वो चीज कर सकते हो, बस आपको इंटरेस्ट की जरूरत है। मतलब कोई बोलते हैं कि सीए तो सुना बहुत टफ है, सीएस भी बहुत टफ एग्जाम होता है, क्या मैं कर पाऊंगा? अरे भाई टफ से क्या, लोगों ने क्या बोला इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये देखो कि भाई आपको पढ़ने में मजा आ रही है कि नहीं। हाँ सर, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मजा आ रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि स्टार्टअप किस तरह से आपको हेल्प करेगा। तो जिसमें मैंने आपको नाइका का एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज इन्होंने 2012 में एक स्टार्टअप बनाया था लाइफस्टाइल प्रोडक्ट एंड ब्यूटी प्रोडक्ट में, और आज वो करीब $3 बिलियन का वैल्यूएशन वाला एक कंपनी बन गया, और इंडिया का टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन में से एक है, और इंडिया का टॉप फीमेल रिचेस्ट पर्सन में से एक इंसान बन गया।
So Startup India scheme is an initiative by the government of India for generating of employment and wealth creation. अगर देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और जॉब क्रिएट करना है, इसके लिए देश में बिजनेस की जरूरत है, और देश में बिजनेस क्रिएट होगा तो देश में वेल्थ क्रिएट होगा, वेल्थ क्रिएट होगा तो जॉब भी क्रिएट होगा. तो एटलीस्ट मेरा पर्सनल मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है, आप चाहो तो अपना रिसर्च कर सकते हो, कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10 में से 10 आउट ऑफ 1, ठीक है, 10 में से 1% हमारे देश में एंटरप्रेन्योर होना चाहिए. क्यों सर? क्योंकि ये एक बंदे के पास अगर 7-8 लोग भी काम कर लेता है ना, तो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम खत्म. कुछ ना कुछ कर सकता है, कोई कंपनी बनाए, कोई बिजनेस बनाए, कोई मतलब फैक्ट्री लगा दे, जिस चीज का उसको स्किल है, ठीक है, कपड़ा का स्किल है, कपड़ा बना ले, फैक्ट्री बना सकता है, फैक्ट्री बना ले, रिलायंस बन सकता है, रिलायंस बन जाए, फाल्गुनी नायर बन सकता है, फाल्गुनी नायर बन जाए, बट एटलीस्ट 10 में से एक, तो एटलीस्ट एक बंदा अगर एंटरप्रेन्योर हो जाए तो उनके पास 7-8 लोग नौकरी कर ले, तो हो गया ना 9 का प्रॉब्लम सॉल्व. सर बाकी एक के लिए गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ स्कीम हो जाएगा. सर अगर 9 ही जॉब कर ले तो और बढ़िया, क्या प्रॉब्लम है? अगर एक के पास 5 जन भी जॉब कर ले तो भी बहुत बढ़िया. लेकिन हमारे देश में अभी क्या है ना, 10 में से एक नहीं सर, मतलब 10 लाख में से एक लोग भी प्रॉपरली बिजनेस नहीं है सर. 10 लाख में क्या गलत बोल दिया, मतलब भारत का पॉपुलेशन कितना है? 10 करोड़ में आपको एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर नहीं दिखेगा. चलो 10 करोड़ में हार्डली 10 जन होगा. ये करंट सिनारियो है. तभी तो जॉब का मतलब मार्केट में ऐसा हालत है ना, जॉब नहीं है. हाँ, ये सिचुएशन क्रिएट होकर रखा है बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी के बारे में हमारे देश में प्रॉपर सिस्टम नहीं है. क्या सर सही बोला कि गलत बोला? क्या लगता है आप लोगों को? कुछ कहते क्यों नहीं सर, बोलो ना. क्या भारत में जॉब का सिचुएशन बहुत अच्छा है क्या? नो सर. अब ये सिचुएशन डेवलप कैसे करेगा? एंटरप्रेन्योर चाहिए कि नहीं चाहिए? The goal of Startup India is the development and innovation product. आपको डेवलपमेंट करना चाहिए, इनोवेटिव प्रोडक्ट आना चाहिए, सर्विसेज लाना चाहिए. इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया. बेनिफिट्स दिस स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फाइनेंस सपोर्ट, गवर्नमेंट टेंडर्स, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज. स्टार्टअप इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 16 जनवरी 2016 में. बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप में क्या है? आपको फाइनेंशियल बेनिफिट है. मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप आर पेटेंट बेस्ड. मतलब स्टार्टअप क्या होता है? पेटेंट बेस्ड होता है. मतलब आपके पास आप जो काम करोगे ना उसका पेटेंट रहेगा. इट मीन्स दे प्रोड्यूस और प्रोवाइड यूनिक गुड्स और सर्विस. मतलब आपका प्रोडक्ट और दूसरा कोई नहीं बना सकता. इन ऑर्डर टू रजिस्टर देयर पेटेंट दे हैव टू इनकर ए हेवी कॉस्ट व्हिच इज नोन एज द पेटेंट कॉस्ट. ठीक है, तो ये पेटेंट रहने से क्या होगा, आपका प्रोडक्ट कोई और नहीं छीन सकता. अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 80% रिबेट ऑन द पेटेंट कॉस्ट. पेटेंट कॉस्ट में 80% सरकार छूट दे रहे हैं और आप अपने पेटेंट को रजिस्टर करो. से फॉर एग्जांपल आपको कोई स्पेशल काइंड ऑफ स्वीट बनाना आता है. क्या बनाना आता है सर? स्वीट, जो और किसी को नहीं बनाना आता. तो आप अपना स्वीट में एक पेटेंट कॉस्ट लगा दो, ठीक है, और वो पेटेंट और वो स्वीट अगर इंटरनेशनली या नेशनली फेमस हो जाए तो उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता. अगर कॉपी करेगा तो गवर्नमेंट इसको करने नहीं देगा. सिंपल बात है. ऑल्सो द गवर्नमेंट पेज द फीस फॉर द फैसिलिटेटर टू ऑब्टेन द पेटेंट. सर इनकम टैक्स बेनिफिट है. स्टार्टअप एंजॉय गुड अमाउंट ऑफ बेनिफिट अंडर द इनकम टैक्स. द गवर्नमेंट exempt their 3 years इनकम टैक्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ईयर. मतलब जब से बिजनेस बनेगा उसके बाद 3 साल तक सरकार को कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा. बट दे कैन अवेल इट ओनली आफ्टर गेटिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम interministerial board. Also they can claim exemption from tax on capital gain if they invest money in specified fund. सर जब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, इनकम टैक्स का क्लास मैं आप लोगों को कराऊंगा जब आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में आओगे. ठीक है, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, उन लोगों को ये चीज का डिटेल समझाया जाता है कि क्या कैपिटल गेन बेनिफिट होता है, क्या इनकम टैक्स बेनिफिट होता है. लेकिन इतना समझ लो, अभी के लिए इतना समझ सकते हो ना कि सर अगर हम बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप करेंगे तो मुझे 3 साल तक तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स बेनिफिट देगा अगर ये स्कीम के साथ मैं चलता हूँ तो. सर रजिस्ट्रेशन में भी बेनिफिट है. रजिस्ट्रेशन बेनिफिट क्या? सर रजिस्ट्रेशन बेनिफिट ये है, एवरीवन बिलीव्स दैट incorporation and registration of business are far more difficult than running up. It is because of the long and complex steps of registration. But आजकल ऐसा नहीं है. आजकल सर बिजनेस में स्टार्टिंग करना बड़ा आसान हो गया है. ठीक है, बड़ा फैसिलिटेड रजिस्ट्रेशन पॉलिसीज आ गया है.
सिंगल मीटिंग इज अरेंज्ड टू एट द स्टार्टअप इंडिया हब, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया हब है, मैं आपको दिखाता हूँ, देयर इज अ सिंगल डाउट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विंडो फॉर देम। मतलब बिजनेस में ना भारत अभी बहुत कोशिश कर रहा है सर, करंट गवर्नमेंट बहुत सारा कोशिश कर रहा है, बट क्या है ना, लोगों को ये सब चीज में ना इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे सर आप लोग कुछ? हाँ, मेहनत का चीज है ना, लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को बस बैठे बैठे फ्री में चीजें दो, लोगों को पसंद है। समझ रहे सर? ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप इंडिया हब, दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो ओपन इनोवेशन चैलेंज, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज भी हैं। फंड्स आपको देखो, सीड फंड मिलेगा। सीड फंड समझते हो? सीड फंड का मतलब होता है कि आपके स्टार्टअप में आपको हेल्प करेगा सीड फंड। ये देखो आपको मैं बोला ना, गाय भैंस का काम भी, ये देखो, ये देखो एनटीपीसी स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, बहुत सारा स्कीम चलता है। अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है या आपके दोस्तों के पास कोई ऐसे आइडिया है तो आप उनको बोल सकते हो और वो स्टार्टअप इंडिया हब के थ्रू से जरूर कुछ कर सकता है। सर बोलो, क्लियर हो रहा है बात? आदृति बुझते পারছিস? यस सर। ये देखिए एक एक चैलेंज चल रहा है यहाँ पर, क्या बोला, एनिमल हस्बेंड्री चैलेंज। ये देखो एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज 2.0, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मिल्क सप्लाई चेन फ्रॉम विलेज कलेक्शन सेंटर टू द डेयरी प्लांट। अब आज मैंने आपको इसी के ऊपर बात भी कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर चैलेंज भी चल रहा है स्टार्टअप में, मतलब वो खबर नहीं था, अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को मिल गया। आई होप इस तरह का बहुत सारा ऐसे प्लान के बारे में आपको खबर मिलेगा अगर आप होम पेज में विजिट करोगे। ये स्टार्टअप इंडिया के स्टेट्स रैंकिंग 2020 स्टेट रैंकिंग भी देख सकते हो, मतलब कौन से स्टेट से कितना बिजनेस इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ यहाँ पर मुझे दिखता है कि नहीं। ये देखो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, तो कौन से स्टेट से स्टार्टअप बिजनेस इंप्रूवमेंट हुआ है। जनरल प्रिंसिपल्स, एक सेकंड रुको, देखो सर कैटेगरी ए स्टेट में कोई कोई है और कैटेगरी बी में कोई कोई है, समझ रहे हैं सर? कैटेगरी ए में कौन कौन है? आंध्रा है, आसाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। और कैटेगरी बी में है अंडमान, अरुणाचल, चंडीगढ़, दादरा, गोवा, हिमाचल, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, इस तरह से कुछ कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट किया है सर। रैंकिंग फ्रेमवर्क भी है, ठीक है, सभी चीजों के साथ यहाँ पर आप चाहो तो देख सकते हो कि कौन सा स्टेट में किस तरह से काम बन रहा है, कौन सा स्टेट इस मैटर को कितना अच्छे से काम करने में गवर्नमेंट के साथ हेल्प ले रहे हैं। तो स्कीम है, देखो सर इतना सारा डेटा है, कौन रिसर्च करे? बस जिनको जरूरत है वही रिसर्च करेगा, और कौन करेगा? इसीलिए तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप ये सब पढ़ें, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएम इंस्टीट्यूट, सभी चाहते हैं कि आपके पास ये सब बारे में नॉलेज हो। ओके ओके, बहुत नॉलेज हो गया, आगे बढ़ो सर। ठीक है, अच्छा रजिस्ट्रेशन बेनिफिट, गवर्नमेंट टेंडर भी प्रोवाइड करते हैं सर। ठीक है, ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी देता है आपको। एवरीवन सीक्स टू एक्वायर गवर्नमेंट टेंडर बिकॉज ऑफ हाई पेमेंट एंड लार्ज प्रोजेक्ट, but it is not easy to acquire government tender under this scheme. The startup get priority of getting government tender, also they are not required to have any prior experience. ठीक है, जैसे पेटीएम 2011 से पेटीएम स्टार्ट हुआ है, आज 2021 हो गया। गवर्नमेंट का टेंडर जब बैंकिंग सेक्टर में पेमेंट बैंक का जब टेंडर निकला ना, पेटीएम का पेमेंट बैंक, ठीक है, आरबीआई ने कुछ पेमेंट बैंक के लिए सोचा कि जिसके थ्रू से पेमेंट होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का ऑनलाइन पेमेंट कॉन्सेप्ट इस तरह का कुछ। तो पेमेंट बैंक में, या फिर आप लोग जैसे दुकान में जाते हो, वहां पर पेमेंट करते हो ना स्क्रैच करके, हाँ सर, कार्ड स्क्रैच करके पेमेंट करते हो, पीओएस स्कीम से पेमेंट करते हो। ऐसे गांव में भी ना बहुत पेमेंट बैंक सिस्टम बना है विलेज एरिया में, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, तो उसमें पेमेंट बैंक का बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें पेटीएम को बहुत अच्छा टेंडर मिला था। एक जमाने में पेटीएम स्टार्टअप था, आज तो और स्टार्टअप ऑब्वियसली नहीं है, आज बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। ठीक है, इंडिया का सबसे वैल्यूएबल बिजनेस में से है एक पेटीएम।
ठीक है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप स्टार्टअप स्कीम में हो और अगर एक अच्छा स्टार्टअप स्कीम के साथ बिजनेस कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट नेटवर्क में भी मौका मिलेगा। Networking opportunity means the opportunity to meet with various startup stakeholders at a particular place and time. Government provides this opportunity by conducting 2 startup fest annually, both at domestic as well as international. Fest भी होता है सर. Startup India scheme also provide intellectual property awareness workshop and awareness. मतलब अगर आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, उसके ऊपर भी अवेयरनेस क्रिएट करने का भी मौका देता है। अब कितना तरह का बिजनेस बना सकते हो, देखो सर, आप पार्टनरशिप फार्म बना लो, आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना लो, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, ठीक है। जैसे इसका जो लॉ है ये तो मैं आपको लॉ क्लास में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप सेटिंग अप ऑफ बिजनेस चैप्टर जब एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे ना, तब आपको पार्टनरशिप बिजनेस कैसे फॉर्म करना है, एलएलपी कैसे फॉर्म करना है, ठीक है। ये 2008 का एक एक्ट है, ये 1930 का एक एक्ट है, ठीक है, और ये 1932 का, और ये पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये 2013 का कंपनीज एक्ट के थ्रू से बनता है, ठीक है। तो डिफरेंट लॉ है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि आप कैसा बिजनेस बनाओगे। यू हैव एन ऑप्शन सर, आपके पास ऑप्शन है। स्किल इंडिया, अब भारत में क्या चाहिए, स्किल बिल्डअप करना चाहिए। तो इसमें बोला गया सर, स्किल इंडिया, द सेंटर ऑन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू बी इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ कंटेंट्स कवर्ड अंडर द अपर्चर पॉइंट। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी, is a not for profit public limited company, 2008 में आया under the section 25 of the Companies Act 1956 and section 8 of the Companies Act 2013, मतलब बेसिकली एनपीओ है, ठीक है। ये एनएसडीसी was set up by Ministry of Finance and Public Private Partnership Model, मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलके कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडीई, 49% of the share capital of NSDC, while private sector has balance of 51% share capital। मतलब सरकार और प्राइवेट दोनों मिलके देश में नेशनल मतलब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सर? इसके अंदर वेरियस गवर्नमेंट का स्कीम भी है, ठीक है। मैं आपको चलो कुछ स्कीम के बारे में बताता हूँ। जैसे एक स्कीम है पॉइंट नंबर ए में, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, कौशल मतलब स्किल, वोकेशनल ट्रेनिंग नीड्स टू बी मेड एस्पिरेशनल टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये करेंट गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये भारत वर्ल्ड का स्किल कैपिटल बने, मतलब दुनिया का हर दक्ष मतलब स्किल लेबर हमारे देश में मिले, इन लाइन विद द सेम, जैसे चाइना ने करके दिखाया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश विजिबल एंड एस्पिरेशनल मॉडल ट्रेनिंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। एनएसडीसी इज द इंप्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, ऑब्वियसली एनएसडीसी करेगा। इसके बेसिस में वो मॉडल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो स्किल चाहिए, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एरिया, ट्रेडिंग एरिया, बिजनेस एरिया, मैन्युफैक्चरिंग एरिया, जिसमें जितना चाहिए। अच्छा, अब बात आता है सर फंडिंग का। सर फंडिंग तो चाहिए होगा ना, अगर किसी के पास स्किल हो, उसके पास अगर बिजनेस हो, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करना, जो मैं आपको एक वुमेन के बारे में बताया था, ऐसे किसी भी बिजनेस के लिए एनएसडीसी विल प्रोवाइड ए कंसेशनल सिक्योर्ड लोन फंडिंग पर सेंटर up to 75% of the project investment to cover expenditure only related to training infrastructure, including purchase of plant, machinery, equipment, training aid and other associated items, civil works including setting up and prefabricated structure and retrofit existing structure, ठीक है। मतलब जो भी स्ट्रक्चर वगैरह को ठीक ठाक करना, सब कुछ करने के लिए आपको फंड भी मिलेगा, पैसा का भी बंदोबस्त करेगा। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एमएसडीई, एनएसडीसी सब मिलके काम करेंगे। इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग का भी जरूरत पड़ने से वो भी मिलेगा। ए कंट्रीज एबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इट्स यूथ पॉपुलेशन। हमारा देश वर्ल्ड का सबसे यूथ है। यूथ टुडे नीड टू बी harnessed, motivated, skilled and streamlined to bring rapid progress in the country. India has the relative advantage at present over other countries in terms of distribution of youth population, even when compared to large, fast-growing Asian economies such as China and Indonesia, the two major countries other than India which determine the demographic features of Asia, है ना, इंडोनेशिया, चाइना एंड इंडिया, ये तीनों ही तो पूरा मतलब यूथ का पॉपुलेशन का हब है ना सर, उसमें भारत भी कोई पीछे नहीं है। इवन सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन तो भारत में ही है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया, recognizing the improved need for skill development, national skill development policy was reformulated 2009, ठीक है। इस तरह से प्री डिपर्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ठीक है, गिवन द नीड ऑफ ओरिएंट प्रोग्राम, माइग्रेंट वर्कर विद रिगार्ड टू द लैंग्वेज, कल्चर, डूज एंड डोंट्स इन द डेस्टिनेशन कंट्री, मतलब अगर फॉरेन में अगर कोई जा रहा है ट्रेनिंग लेने तो वहां पर क्या करना चाहिए, किस तरह से वहां का सोसाइटी के साथ वेलफेयर मेंटेन करना चाहिए, हर चीज इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है,
सभी चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। लॉन्गर वेरिएंट पीडीओटी, पीडीओटी मतलब समझ रहे सब, ये है मतलब प्री डिपर्चर ओरिएंटेड ट्रेनिंग, मतलब जब आप देश छोड़ के दूसरे जगह में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो उसके पहले भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। शॉर्टर वर्जन, लॉन्गर वर्जन, एवरीथिंग, सब चीज अवेलेबल है। इन्वेस्टेड इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन अगर कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें भी गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन करने का मौका है। India's infrastructure development has not kept pace with economic growth as it continues to be beleaguered by perennial problems. That to name a few, these challenges revolve around poor project management practices, financing and regulation, the rising demand for infrastructure facilities, rapid growth in urbanizations, bulking the middle class, and an increasing working age population would engender substantial increase in infrastructure investment during the next few years. मतलब समझ में कुछ आया सर? मतलब देश में अगर बिजनेस बिल्ड करना हो तो फिजिकल स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बनाना जरूरी है, जो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा फिजिकल स्ट्रक्चर बनाने में, मेक इन इंडिया करने में गवर्नमेंट हेल्प करेगा सर। एंड सबसे बड़ा बात ये जो पॉइंट है सर, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, क्या जरूरत पड़ गया सर? इतना सारा पॉइंट पढ़ने के बाद और इतना सारा बात करने के बाद क्या आप लोगों को समझ में इतना तो आ ही गया कि हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का जरूरत क्या है? हेलो बोलो सर, कुछ फैक्ट में आपको मैं बताया और बस लास्ट में ये कंक्लूजन एरिया है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का नीड क्या है, क्या ये तो समझ में आ ही गया आप लोगों को? बोलो ना, अरे क्या लगता है आप लोगों को जरूरत है कि नहीं? जरूरी यस है? सर, जरूरत है। यस सर। जरूरी है ना, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी। देश में बिजनेसमैन होना बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप कंसिडर्ड चेंज एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। Premium mobile role that entrepreneurs play in promoting industrial and economic development of an economy is well adduced across the countries. In a sense, entrepreneurs are these spark plugs who transform the economic scene of an economy. मतलब हमारे देश का जो आर्थिक सीन है उसको कौन बदलेगा? इसको एंटरप्रेन्योर बदलेगा। आप में से ही कोई है, हम में से ही कोई है जो इस चीजों को बदलेगा सर, और बदलना पड़ेगा, ठीक है। देश में बिजनेस चाहिए सर। एंटरप्रेन्योर promote capital formation by mobilizing the idle saving of the people, मतलब जो पैसा चुपचाप पड़ा हुआ है उसको किसी काम पे लगाया जाए, ठीक है। आइडल सेविंग मतलब जो पैसा कुछ काम का नहीं है, बस चुपचाप बैंक में है या फिर पॉकेट में है, क्या करोगे उससे? कुछ बिजनेस करना चाहिए ना। पैसा देख देख के मर जाते हैं इंसान, लेकिन पैसा का इस्तेमाल करने से वो 2 गुना 4 गुना बढ़ता है, लेकिन सही जगह में लगाना चाहिए, है ना। ये डर के जिंदगी में कुछ नहीं है, डर के आगे जीत है। इसके लिए माउंटेन ड्यू नहीं सर, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। कुछ बात समझ में आएगी नहीं? जैसे है ना एडवर्टाइजमेंट, डर के आगे जीत है, डू दी माउंटेन ड्यू। हाँ सर, माउंटेन ड्यू पीने से होगा, लेकिन हमें माउंटेन ड्यू नहीं पीना है, वो बेकार का चीज है। हमें स्किल डेवलप करना है, तो ऑटोमेटिकली हम अपना आइडियल सेविंग्स को सही जगह में लगा सकते हैं। They create immediate large scale employment by establishing small scale enterprise. They reduce unemployment problem in the country. That is the root cause of the socio-economic problem. They promote balanced regional development by establishing small-scale enterprise in rural, remote, and less developed regions. They help reduce concentration of economic power. They promote equitable redistribution of wealth, income, and even political power in the interest of the country. They encourage effective resource of mobilization of capital skill, which might otherwise remain unutilized and idle. मतलब जो स्किल नहीं है या अनयूटिलाइज्ड है उसको यूज करना चाहिए। हाँ सर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैं आपको कुछ फेमस एग्जांपल आज बताया क्लास में। मतलब एंटरप्रेन्योर का बहुत सारा काम है सर। they by establishing industries induced backward and forward linkages with stimulate the process of economic development in the country. Least but not means the least, they also promote countries export business, that is an important ingredient to economic development. लेकिन सर इतना सारा अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी बहुत सारा बॉटलनेक्स भी है। बॉटलनेक्स मतलब बाधा है। हाँ सर, बाधा है किस चीज में नहीं होता? कोई भी अच्छा काम करो बाधा तो आएगा, है ना सर। अच्छा काम में हमेशा बाधा होता है, क्या बोलते हो आप लोग? अच्छा काम में बाधा होता है कि नहीं होता? अरे बोलो। ऐसे लोग बोलते हैं ना, कोई भी शुभ काम करने से पहले बाधा तो होता है, फिर वो पंडित जी आ जाते हैं, बाधाएं दूर करना पड़ेगा। हाँ सर, बाधाएं दूर करना पड़ेगा कि नहीं
सर जैसे कि इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट. Most entrepreneurs think on infinite time scales as though they have plenty of time to achieve their goals. Time is the most valuable resources. Yes sir, इसी चीज का तो प्रॉब्लम है सबको. हम लोग समय का कदर नहीं करते. Yet most entrepreneurial leaders don't use it effectively. It is very important to analyze the business flow metrics and identify time wasting process. Comparing मतलब हम लोग ना ऐसे होते हैं सर, अरे करेंगे, अरे ठीक है देख लेंगे, अच्छा ठीक है कल हो जाएगा, ऐसे करते हैं ना बहुत ज्यादा. ये कल देख लेंगे हो जाएगा, मतलब ऐसे वो कबीर का एक बहुत फेमस दोहा है कि काल कल करे सो आज करे, आज करे सो क्या नहीं, क्या बोलते हैं बोलो, कल करे सो आज करे, आज करे सो बोलो अब आज करे सो अब. ठीक है, तो बेसिकली यही बात कर रहे हैं सर, वही कबीर जी का दोहा यहाँ पर ये यूज करना चाहता है. ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये स्किल होना बहुत जरूरी है. ये कल के लिए कुछ नहीं सर, जो है आज करो, अभी करो. मन में है तो छुपा के रखने का कोई जरूरत नहीं है. कुछ आइडिया आ रहा है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन लाओ, थोड़ा सोचो समझो और फिर शुरू हो जाओ. सोचते सोचते जिंदगी ना बिता दे. ठीक है, जो प्रॉब्लम है इसलिए तो एंटरप्रेन्योर बन नहीं पाते. फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरियाज इन मेजर चैलेंज, कहाँ प्रॉब्लम है वो देखो. आप लोग पैडमैन देखे हो सर? पैडमैन मूवी देखे हो अक्षय कुमार का? हाँ सर, ये पैडमैन कौन थे? किसको पैडमैन? एक केरला का एक बहुत बड़ा फेमस एंटरप्रेन्योर सर, सोशल एंटरप्रेन्योर. इसके लाइफ में बनाया गया, मैं आपको बताता हूँ. ये इज द पर्सन पैडमैन. इनको ये अरुणाचलम मुरुगनाथम नाम सुने इनका? ये जो महिलाओं के लिए जो सैनिटरी पैड का जरूरत पड़ता है हमारे सोसाइटी में माँ बहनों के लिए, हाँ सर बहुत ज्यादा जरूरी है. ये अरुणाचलम मुरुगनाथम अपने बीवी को ये प्रॉब्लम में देखते हुए इनके मन में आया कि इतना महंगा सैनिटरी पैड कैसे गांव के लोग मतलब यूज कर पाएगा. तो इन्होंने सोचा कि भाई क्यों इसको सस्ता में नहीं बनाया जा सकता. तो इनको लगा था कि कॉटन से बनता है. अगर आप पैडमैन मूवी देखोगे तो उसमें वो स्टोरी बताया गया. उनको लगा था कि कॉटन से बनते हैं सैनिटरी पैड. ठीक है, लेकिन वो कॉटन से नहीं, एक पेड़ का एक छाल होता है, एक पेड़ का एक ना थिक एक उनका मतलब कॉन्सेप्ट होता है, वो बाहर से लाना पड़ता है. ठीक है, लेकिन उनका ये जो सोच था, वो सोच को मतलब उन्होंने रिसर्च किया, फिर कोशिश किया, फिर 1 टका या 1.5 टका करके एक मशीन बनाया जिसमें पर सैनिटरी पैड का दाम आया सर 1 से 1.5 रुपया, जहां पर मार्केट में 7 टका 8 टका 12 टका दाम पे बिकता है बड़े बड़े ब्रांड का. ठीक है, तो ये था पैडमैन का सोच, और उन्होंने सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत कोशिश किया. और अभी ये इंटरनेशनली इनका बहुत बड़ा नाम है सर. ये इनको पद्मश्री भी दिया गया, और वर्ल्ड लेवल में इनका मशीन जो है, इनका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं. ये देखो सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया उन्होंने, औरत का एक पूरा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बनाया, लोगों के अंदर काम को समझाया, लोगों के अंदर मतलब स्किल बढ़ाया. ये साउथ में ना ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का ना बहुत काम होता है. जो हमारे साउथ इंडिया है ना सर, केरल कर्नाटका तमिलनाडु, वहां पर लोगों के अंदर ना स्किल डेवलपमेंट बहुत है. भले ये लोग काले हैं देखने में, बट इनके अंदर ना मतलब सर क्या बोलूं सर, मतलब स्किल्ड इतना ना मतलब गोरा है क्या बताऊं आपको. मतलब लाइट ऑफ नॉलेज बहुत है इनके अंदर कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहां पर लोग गोरे तो हैं बट उनके अंदर नॉलेज पूरा काला है सर. और ये काले शरीर का रंग काला है इनका. ठीक है, बिकॉज यहाँ का सन का रेज के कारण बहुत जोर का सन का रे होता है सर, तब बहुत देता है सर सूरज, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट देता है इसीलिए. लेकिन सर नॉलेज बहुत लेने का कोशिश करता है, तभी इंडिया के बाकी पार्ट से साउथ इंडिया इतना डेवलप है. कुछ समझ में आ रहा है सर? हाँ, कि क्यों बाकी पार्ट से साउथ इंडिया इतना डेवलप है? हाँ, बिकॉज नॉलेज. और ये लोग नॉलेज का कदर बहुत करते हैं. मतलब लास्ट कुछ सालों से साउथ इंडिया जिस तरह से डेवलप किया आफ्टर इंडिपेंडेंस स्पेशली, मतलब मानने लायक सिचुएशन बनाया सर. बाकी स्टेट भी कर रहा है, बट साउथ इंडिया मतलब कर्नाटका, तमिल, केरल एंड आंध्र प्रदेश, ये मिलके बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं. अच्छा, पैसा का प्रॉब्लम तो है ही हमारे देश में, एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी में लैक ऑफ मनी. कोशिश कर रहे हैं सर मनी को फिर से इकट्ठा करने का, इसीलिए तो फॉरेन हेल्प भी हम लोग लेते हैं कभी कभी एफडीआई के थ्रू से. Inadequate funds, less funding and the resource obtained by these funds and can hinder
expansion. When it comes to resolving bottlenecks, money matters a lot. It helps in the purchase of a software program, hire consultant who reduce the obstacles to growth and profitability. As the company expands, there is a need to scale up the technology, invest in sales enablement, and direct resource and number of other critical areas. Money is needed to achieve all of that. Yes, we need money. Money utilize बहुत जरूरी है. कोशिश चल रहा है सर कि एटलीस्ट बनाया जाए पैसा. पैसे से ही पैसा बनता है, मनी से ही मनी बनाया जाता है. इसलिए पैसा बनाना एक कला है, ये कोई लोभ या ग्रिड का बात नहीं है. और पैसा यूटिलाइज होना चाहिए. पैसा ना ये बड़े आदमी लोग करते हैं ना, पैसा को मिसयूज करते हैं, नशा करके, हाँ, लग्जरी लाइफ बिता के खत्म कर देते हैं. पैसा का इस्तेमाल ऐसा नहीं होना चाहिए. पैसा का इस्तेमाल सही जगह पे होना चाहिए और पैसा ढेर सारा कमाने की कोशिश करना चाहिए, बट इन ए राइट वे उसका यूज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा हो तो बड़ा बड़ा गाड़ी बना के और बड़ा बड़ा घर बना के और उसमें बैठे बैठे नशा करते करते हम खत्म कर दिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए लोग सोचते हैं कि पैसा बनाना गुनाह है. हाँ, लोग खराब हो जाते हैं. अरे भाई, आपके पास वो नॉलेज नहीं है कि आप पैसे को किस तरह से यूज करोगे. अगर नॉलेज सही हो ना तो देश का बहुत कल्याण में आ सकता है सर. बहुत सारा कहानी है इसके ऊपर, मैं आपको बताऊंगा. स्वामी विवेकानंद के साथ डेविड रॉकफेलर का कहानी. रॉकफेलर कौन है जानते हो? डेविड रॉकफेलर तो बहुत ही फेमस इंसान सर. जैसे आज बिल गेट्स या टेस्ला, मतलब अपना क्या नाम है रिचेस्ट पर्सन का, बोलो ना. अभी कौन रिचेस्ट है हमारे देश वर्ल्ड में? करंट रिचेस्ट पर्सन कौन है सर, बोलो ना. जिन्होंने टेस्ला को बनाया, टेस्ला मोटर्स बनाया, अभी जो रिच है वर्ल्ड का. वैसे ही डेविड रॉकफेलर विवेकानंद के जमाने में रिचेस्ट था. हाँ बोलो सर, आवाज कट गया थोड़ा. टेस्ला मोटर्स, मैं नाम भूल गया सर थोड़ा. टेस्ला का ओनर का नाम सर इलॉन मस्क. इलॉन मस्क, सॉरी सर, सॉरी. अरे इतना सारा चीज याद करते करते ना भूल जाता हूँ कभी कभी. इलॉन मस्क तो ऐसे ही मतलब ये डेविड रॉकफेलर थे स्वामी विवेकानंद के टाइम का सबसे रिचेस्ट पर्सन. ठीक है, डेविड रॉकफेलर. रॉकफेलर फाउंडेशन का बहुत सारा यूनिवर्सिटी, बहुत सारा फाउंडेशन चलता है सर वर्ल्ड लेवल में आज भी. तो ये रॉकफेलर के साथ स्वामी विवेकानंद का एक ऐसे ही मैटर में डिस्कशन हुआ था जब स्वामी विवेकानंद चिकागो गया था सर वो भाषण देने, हिंदू रिलीजियन के बारे में बताने के लिए. तो बेसिकली वहां पर वो हिंदू रिलीजियन जो है उसको ह्यूमन रिलीजियन के बारे में समझाने का कोशिश किया, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. ठीक है, तो दैट्स ए डिफरेंट. उसके बाद वो बड़ा फेमस हो गया था यूएस में, यूएस यूके हर जगह में फेमस हो गया था. तो रॉकफेलर आया था उनके पास डोनेशन देने के लिए. किसके पास? विवेकानंद के पास. कि बोला कि आप बहुत अच्छा इंसान हो, आप बहुत अच्छे काम करते हो, आपका बहुत अच्छा इंटेंशन है, तो मैं आपको डोनेट करना चाहता हूँ. तो स्वामी विवेकानंद ने बोला क्यों डोनेट करना चाहते हो? तो रॉकफेलर ने बोला मेरे पास बहुत पैसा है, आप कुछ काम पे लगाओ, मेरा नाम बढ़ेगा. बोले नहीं, अगर आप अपने खुद के नाम के लिए मेरे को डोनेट करना चाहते हो तो मैं आपसे डोनेशन नहीं लेना चाहता. तो फिर रॉकफेलर बोला कि भाई आप पागल हो गए, आपको पैसा का जरूरत है, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं लेंगे? बोले पैसा हम इसलिए नहीं लेंगे आपसे क्योंकि आप मेरे को दया भाव से दे रहे हो. जिस दिन आप ये सोचोगे कि मेरे पास पैसा है क्योंकि भगवान ने मेरे को इतना पैसा कमाने का मौका दिया है, सबको नहीं मिलता ये मौका. तो अगर आप किसी को दान भी करते हो ना तो इसमें ये एटीट्यूड होना नहीं चाहिए कि भाई मैंने दिया इसीलिए उसका हुआ. ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मेरे को ये दान करने का मौका मिला. जिस दिन आप ये एटीट्यूड से किसी को कुछ दान करोगे ना तो उसको दान कहते हैं. दान का मतलब ये नहीं कि देखो मैंने दिया तो लोगों ने स्कूल बनाया, मैंने दिया तो उसका घर बस गया. नहीं, किसी के लिए दुनिया में कुछ नहीं होता. जो दान करते हैं ना उसका मन में ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि भगवान ने उसको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि भाई उसके पास वो पावर आया, तो इसके लिए आपको भगवान के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए, वो करुणा भाव होना चाहिए कि भाई ये मौका मेरे को आपने दिया. तो विवेकानंद ये चीज रॉकफेलर को समझाया था. तो वो कम से कम एक हफ्ता विवेकानंद से गुस्सा था उसके, मतलब उनको लगा था कि विवेकानंद बहुत एरोगेंट है. लेकिन जब उसको रियलाइजेशन हुआ ना, वो विवेकानंद के प्रति सारा दिन मतलब जिंदगी उनके नाम पे कर दिया और बोला था कि भाई जो पैसा है आप जो बोलोगे मैं करूंगा. और तभी विवेकानंद ने बस बोला था कि अगर आप अपने खुशी मन से और अगर आप ये सोचते हो तो फिर आप समाज के लिए काम करो, आपका फाउंडेशन वर्ल्ड वाइड एजुकेशन हेल्थ सेक्टर्स में काम करेगा, जो आज भी होता है बेलूर मठ संस्था के थ्रू से और रॉकफेलर फाउंडेशन के थ्रू से आज भी कनेक्शन है उन लोगों का. और उसके थ्रू से स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन बनाया और इस तरह से रामकृष्ण मिशन वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इन इंडिया,
लोगों को एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर्स में, सेवा में काम करते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू अंडरस्टैंड सर। पैसा जरूरी है, बट पैसा को सही जगह से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। सर टू मच नॉइज क्या है सर एंटरप्रेन्योरशिप में? बिल्डिंग एंड रनिंग अ स्टार्टअप कैन बिकम टू कॉम्प्लेक्स व्हेन द एंटरप्रेन्योर इज ट्राइंग टू कट थ्रू द नॉइज जनरेटेड थ्रू सोशल मीडिया, marketing apps and vendors. It is enough to make entrepreneurs think they need to chase down the next big thing and clamor of the media limelight. But limelight does not guarantee success. आज आपको लाइमलाइट में ला देगा, कल आपको लात मार के कहाँ निकाल देगा आपको दिखाई नहीं देगा। Many companies that drew huge amount of press and venture funding ultimately failed. ऐसे बहुत होता है सर, डेली लाखों बिजनेस आते हैं सर, लाखों, ठीक है, हार्डली 2 या 3 ही टिक पाते हैं। क्यों जानते हो? सबको ना फेम चाहिए, काम किसी को नहीं चाहिए। फेम के चक्कर में आधा से ज्यादा खत्म हो जाते हैं। द बेटर पथ इज टू फोकस ऑन द वर्क एंड ट्रस्ट दैट अटेंशन विल कम। ये तो गीता का वाणी हो गया सर। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को तो यही बताया था। क्या बताया था बोलो ना, आप लोग जानते हो, सुने होंगे बड़े बुजुर्ग से। गीता में श्री कृष्ण भगवान क्या बोला अर्जुन को? हाँ सर, कर्म किए जाओ, फल की आशा मत करो। हाँ, सुनते हो ना, सुने होंगे आप लोग, वही बोला। देखो, द बेटर पथ इज टू फोकस ऑन द वर्क एंड ट्रस्ट दैट अटेंशन विल कम। ठीक है, पुट आउट अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड बी रिगोरस अबाउट क्लियरिंग वंस पाथ टू ग्रोथ। द accolades will follow, but they matter only if they can scale and thrive sustainability. अगर वो सस्टेन करेगा ना, सस्टेन मतलब बहुत सारा चीज आता है सर, बट सस्टेन वही करता है जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे कि पैडमैन ने किया, हाँ, जैसे कि फाल्गुनी नायर ने करके दिखाया, जैसे कि पेटीएम ने करके दिखाया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्मॉल नेटवर्क। बीइंग ए फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर विद अ नियर non-existent industry, developing contacts is one of the biggest challenges to overcome. A strong network is a crucial to any company's growth, but strong network are not built through viral campaigns or flashy marketing. YouTube में कुछ वायरल हो गया बन जाएगा, ऐसा नहीं होता सर। वो ऐसा लगता है लोगों को, YouTube वायरल है, Facebook वायरल है। नहीं सर, वायरल कभी कभी काम करते हैं, लेकिन जेन्युइननेस ना होने से ना कुछ भी वायरल नहीं रहेगा सर। वो 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की मेला। They develop over years through resilience, relationship building and cultivation of community around the idea. In Japan and China, sustainable strong networks are the integral part of the value chain and supply chain. China and Japan, especially Japan, जो वैल्यू मतलब वैल्यू जिनके अंदर नहीं है ना, उनके साथ वो बिजनेस ही नहीं करता। To build a supportive network around one's own business, the type of reach an entrepreneur wants to have a critical is the brand primarily local. Thereafter, a blueprint needs to be put down, routes have to be made through partnership and sponsorship with influencer in the region. ठीक है? और एक चीज गलती क्या करते हैं? ग्रोइंग टू मच टू सून, बहुत जल्दी बड़ा बनना चाहता है। जल्दी का काम क्या होता है सर? अगेन फिर से एक मुहावरा आ गया सर हिंदी में, जल्दी का काम क्या बोलोगे शालिनी? जल्दी का काम क्या होता है? शैतान का। समझ गए ना सर? वैसे ही बात, ग्रोइंग टू मच टू सून, ये भी प्रॉब्लम है सर। With the objective of growing production, the problems also compound at the same rate. Figuring out how to scale requires frequent testing, willingness to pivot. Pivot एक concept होता है टेक्निकल, ठीक है, मतलब एक चार्टिंग सिस्टम पे इसको बना जाता है। स्टॉक मार्केट में सिखाता हूँ सर पिवट कॉन्सेप्ट। The entrepreneur does not want to miss out the strategic opportunities. For instance, there is nothing wrong with starting small. सबको लगता है कि मेरे को बिजनेस करने के लिए करोड़ों चाहिए। भाई छोटा से स्टार्ट करने में क्या इज्जत चला जाएगा तुम्हारा? अगर किसी को बोला जाए ना भाई एक स्मॉल शॉप खोलो, उसका इज्जत का फालूदा बन जाता है। क्यों? क्या छोटा दुकान को बड़ा नहीं बना सकते हम? नहीं, हमको पहले से ही बड़ा बनाना है। ये कैसे संभव है? हमेशा पहले से ही बड़ा कैसे बन जाओगे? पैदा होते ही हम क्या 20 साल के बन गए थे माँ के कोख से निकलने के बाद? ये एक छोटा सा नन्ना से थे जब मतलब उंगली भी खड़ा नहीं कर सकते थे, चलना तो बहुत दूर की बात। हाँ, अपना हाथ खुद भी उठाया नहीं जाता था, माँ हाथ में उठा देते तभी उठ पाते थे हम लोग। माँ ने बड़ा किया, पापा ने बड़ा किया, खिलाया पिलाया, तब जाके हम लोग बड़े हुए। तो बिजनेस भी वैसा ही है ना सर, छोटा स्टार्ट करो, ग्लोइंग स्लोली, धीरे धीरे बढ़ो, मतलब बहुत हड़बड़ी नहीं चाहिए। इट इज बेटर टू टेक द अप्रोच देन टू ओवर इन्वेस्ट इन अ लैक्स्टर स्ट्रेटेजी। ठीक है, वन नीड्स टू पे अटेंशन एंड स्विच गियर्स व्हेन दैट्स नीडेड। जब गियर शिफ्ट करने का मौका मिले तब गियर शिफ्ट करना। पहले ही एकदम 4th गियर में गाड़ी चलाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल सर।
US-based startup started the concept of online couponing in 2008. It was a tremendous hit, but Groupon focused too much on customer acquisition and not enough on customer retention. कस्टमर जुगाड़ करने में जितना टाइम लगाया, रिटेन करने में उतना समय नहीं दिया. कस्टमर तो आया पर कस्टमर बाद में चला भी गया. So when the company rushed to scale, it had not dealt with it pre-existing issues. Within months of filing its IPO in 2011, Groupon share price plumped to $20 to $9. कस्टमर एक्वायर करने में इतना ध्यान दिया कि कस्टमर को रिटर्न करने में ध्यान नहीं दिया. मतलब प्रॉफिट का इतना लालच आ जाता है लोगों के अंदर. समझ रहे हैं सर? मतलब लालच, लप अल्पेनलिबे तो ठीक है, बट बिजनेस में अगर बहुत ज्यादा लालच आ जाए ना तो बिजनेस को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है सर. अगर कुछ एग्जांपल सैंपल क्वेश्चन है सर एंटरप्रेन्योरशिप से. अकॉर्डिंग टू एन डैश 300 मिलियन यूथ विल एंटर द लेबर फोर्स बाय 2025. किसके हिसाब से? इंडियन लेबर रिपोर्ट के हिसाब से. स्टैंड अप इंडियन स्कीम इज मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, इस तरह का एग्जांपल मतलब सैंपल क्वेश्चन होते हैं. बाकी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को. जिन लोगों को मैं ऑलरेडी कर दिया, उन लोगों को क्वेश्चन पढ़ने का मौका ऑलरेडी मिल गया है. ठीक है, जिनको नहीं मिला डोंट वरी, धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगा. मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स थिंक ऑफ on infinite time scales as they have eons to achieve their goal. The mentioned phrase relates to which of the following bottleneck? Most entrepreneurs think on infinite time scales. उनके पास बहुत समय है. They feel that. ठीक है, समय नष्ट मतलब बहुत बर्बाद करते हैं. ये कौन से फ्रेज के अंदर आता है? Inefficient time management के अंदर, है ना सर? Growing too much too soon नहीं, small network नहीं, too much noise नहीं, inefficient time management. उनको लगता है ना कि बहुत समय है, बाद में करेंगे. ये inefficient time management का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर? मेक इन इंडिया प्रोग्राम सितंबर 2014 में मोदी जी ने लॉन्च किया था. रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप कैन नॉट बी डन फॉर विच फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनी. इनमें से कौन सा आप स्टार्टअप में नहीं कर सकते? सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड वाला जो कंपनी होता है ना, या फिर गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं जिनको पब्लिक के पैसे से बिजनेस करना होता है. स्टॉक मार्केट लिस्टेड मतलब बीएससी एनएससी में नाम सुने हो ना सर स्टॉक मार्केट का, बीएससी सेंसेक्स. ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास करते हैं हमारे पास, उनको अलग से तो स्टॉक मार्केट का डिटेल्स नॉलेज मिलता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट बेसिक नॉलेज तो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी दूंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाता भी हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा बाद में पढ़ेगा. तो जो कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड होते हैं या गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं, उनको पब्लिक कंपनी कहा जाता है. बेसिकली उनपे पब्लिक का पैसा होता है. तो स्टार्टअप में कोई पब्लिक कंपनी नहीं खोल सकते, लेकिन पार्टनरशिप कर सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता है, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकता स्टार्टअप. बात समझ में आया सर? हेलो, समझे कि नहीं? क्या कहते हो? किसी का कोई आवाज नहीं आ रहा है सर. आप लोगों का हाँ ना सुनने के लिए ना तड़प तड़प के दिमाग खराब हो रहा है. बोलो सर, बोलो. शालिनी, शोमननीता, समझ में आया. आया? ओके सर. अब क्या करना है, घर में इसको रीड करना है. ठीक है, मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ, स्पेशली शोमननीता, शालिनी, आप लोगों को. अदिति के पास है मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट का मैट है, और जो अलग से अगर मैं प्रोवाइड करूंगा तो उसको भी मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, तो घर में इसको गो थ्रू करो, सैंपल क्वेश्चन देखो. मैं मॉक क्वेश्चन और भी प्रोवाइड करता हूँ सैंपल क्वेश्चन, उसको भी घर में देखो. धीरे धीरे सब बिल्डअप हो जाएगा. ठीक है, और ये जो इंस्टीट्यूट का मैट प्रोवाइड करूंगा वहां से आपको सिलेबस का भी आइडिया लग जाएगा. ये मैं स्पेशली शालिनी एंड सोमननीता को बताया. ठीक है, ओके सर. ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे. जनवरी से और क्लास बढ़ेगा तो और क्लासेस का प्रेशर भी तब आ जाएगा. ठीक है सर, आज इतना ही है. फिर टाटा फिर सबको. बाय सर. बाय सर. ओके सर, टाटा. अदिति বল, টেস্টগুলো দে তাহলে. হ্যাঁ, हाँ सर. টেস্টগুলো জমা কর. ঠিক আছে, আমি বাই তাহলে স্যার. আচ্ছা বাই হ্যাঁ বাই স্যার, বাই স্যার.